आप सभी को पहले तो मेरा नमस्कार। इस जैसे अपना 4 दिवसीय जो संस्थागत प्रशिक्षण कार्यक्रम है जैसे बकरी पालन का, तो इसमें मैं तो पहले आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको जैसे बधाई भी देता हूँ। ये जो 4 दिन है अपने लिए, ये आपके लिए जैसे फलश्रुत हो जाए, कुछ ना कुछ आप नया तकनीक है बकरी पालन के बारे में तो ये नया सीख के जाए। तो इसमें क्या है, जैसे अपने पशुपालन हो, भेड़ पालन हो, बकरी पालन हो, इसके पहले तो जैसे 4 स्तंभ होते हैं, यानी कि जिसको हम पिलर बोलते हैं। अब मान लो कोई भी अपनी बिल्डिंग होती है, नया कंस्ट्रक्शन होता है, उसके जैसे 4 जो भी जितने पिलर होते हैं तो उसके आधार होता है। जैसे मान लो एक भी पिलर उसमें से डगमगा जाता है तो उसमें कई बार अपने के लिए जैसे दिक्कत आ जाती है, आगे जाके बिल्डिंग में कोई दिक्कत होगी। वैसे अपने पशुपालन या भेड़ बकरी पालन की जैसे बात करते हैं तो इसमें भी 4 पिलर होते हैं, 4 स्तंभ होते हैं। एक होता है जैसे फीडिंग का होता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं पोषण प्रबंधन होता है। इसके साथ एक होता है प्रजनन प्रबंधन, जिसमें हम ब्रीडिंग की बात करते हैं। एक होता है जैसे हाउसिंग यानी कि जैसे बकरियों के लिए आवास व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये होता है। और एक होता है स्वास्थ्य प्रबंधन, जैसे जिसमें भी जो भी बीमारी आती है अपनी बकरियों में, पशु में, उनका जैसे मैनेजमेंट कैसे करना है, उनको जैसे बीमारी न आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम जैसे 4 दिन में अलग अलग, जैसे आज हम प्रजनन के बारे में जानकारी लेंगे, कल का जो दिन आएगा उसमें पोषण संबंधी जानकारी लेंगे, फिर हाउसिंग का देखेंगे, और उसका जो अपना लास्ट वाला दिन होगा उसके हम जैसे उनके लिए जो स्वास्थ्य प्रबंधन होता है, बीमारियों का प्रबंधन कैसे करना है, ये हम देखेंगे। तो जैसे हम सभी पशुपालकों को, किसान भाइयों को पता है कि आज का जो युग चल रहा है अपना विज्ञान एवं विकास का युग है। जैसे दुनिया का जो भी राष्ट्र है, जैसे अपना हर एक राष्ट्र की बात करेंगे तो हर एक जैसे प्रगति की पथ पर जैसे अग्रसर हो रहा है, आगे आगे जा रहा है। तो इसके साथ अपने भारत देश की भी बात करेंगे, इनके साथ जैसे अपना भी जो भारत देश है वो भी जैसे कदम से कदम मिलाकर वो भी जैसे आगे हो रहा है। तो हम इसमें बात करते हैं, एक तो अपना कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के नाते और अपनी जो नींव है अपने भारत देश की वो सुदृढ़ और स्थायी बनानी है। तो इसके लिए एक तो होता है अपने जो पशु है वो शुद्ध प्रजाति के हों, अपने पास शुद्ध प्रजाति के पशु हो, और इनका जैसे प्रजनन प्रबंधन जो करेंगे हम, ये जैसे सही तरीके से हो, वैज्ञानिक तरीके से हो। तो इसको यदि हम अच्छे से करते हैं तो पशुपालन हो, जैसे अपने भारत देश की जो प्रगति हो, इसमें भी कई मायने में हम जैसे उसमें प्रगति में हाथ लगा सकते हैं। तो आज जैसे हम बात करेंगे बकरियों में, भेड़ में, जैसे प्रजनन का जो प्रबंधन करना है हमें, प्रजनन मैनेजमेंट इनमें कैसे करना है, कब इनको टीके लगवाने हैं, कब उनका जैसे ब्याने के समय इनका प्रबंधन कैसे हमें करना चाहिए। वो ब्रीडिंग के लिए जो भी हम जैसे अलग अलग समय पे इनको कौन सा जैसे कितना दिन का इनका सर्विस पीरियड, ड्राई पीरियड जो भी है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से जैसे इसमें आज हम चर्चा करेंगे। तो हम जैसे ये चालू करने के पहले हमें तो पहला अपने मन में आता है जैसे बकरी भेड़ पालन हमें क्यों करना है, क्योंकि आजकल बड़े बड़े ये बिज़नेस जैसे पहले बोलते थे ये छोटा बिज़नेस है, लेकिन हम जैसे आगे आगे जा रहे हैं तो ये बिज़नेस बड़ा, जैसे कोई भी जैसे कितना भी जैसे बिजनेसमैन बड़ा हो, वो आजकल इस पोल्ट्री फार्मिंग है, बकरी पालन है, इसमें आजकल अपना जैसे इन्वॉल्व होके उसको जैसे अपनी आय को भी बढ़ा दे रहा है, जैसे बिज़नेस के रूप में इसको आजकल देख रहा है। तो हमें बकरी पालन भेड़ पालन क्यों करना है, पहले जैसे हम देखेंगे ये सभी जलवायु, कौन सा भी बारिश का ऋतु हो, वर्षा ऋतु जैसे है, गर्मी का मौसम है, ठंड का मौसम है, इसमें हम अच्छे से कर सकते हैं। बकरी पालन में जैसे हम देखेंगे तो इसमें जो कॉस्ट है वो भी कम लागत की। हम बात करते हैं जैसे अपने घर में 4 पहिया को हम 4 बकरी पाल सकते हैं, तो इसमें ये है कि हम कम लागत में एक ज़्यादा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं। एक इसमें देखा जाए तो हाउसिंग की हम बात करते हैं तो इनके लिए एक साधारण आवास की आवश्यकता होती है, इसमें हमें बड़ा कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक होता है सामान्य रखरखाव, यानी कि कम आप टीकाकरण कार्यक्रम जो होता है इनमें, मैं जैसे लास्ट के दिन में आपको बताऊंगा कौन से टीके कब लगवाने हैं, किस समय पे देना है, कितना डोज होना चाहिए, कहाँ पे लगवाना है, तो इसकी भी हम बात करेंगे। तो सामान्य रखरखाव से भी हम कम खर्चा करके इसमें अपने आय अर्जित कर सकते हैं। एक होता है उत्पाद की बिक्री, हम देखेंगे तो इसका जो उत्पाद की बिक्री हर जगह, जैसे कोई इसको सोशल टैबू जैसे बोलते हैं, पंजाबी कल्चर है अपना यहाँ का, बाकी हिंदू लोग हैं, जैसे इसमें कोई जैसे दिक्कतें नहीं आती, सभी लोग हैं जो मांस को प्रेफर करते हैं बकरी के। इसमें जैसे सुअर की बात करेंगे हम तो उसमें कई बार हो सकता है ये हम नहीं कर सकते, लेकिन बकरी पालन में ऐसा कोई आपको टैबूज या ये जैसे ये करने वाला कोई ये नहीं है। फिर जैसे स्वरोजगार, आजकल जैसे ये समस्या ज़्यादा आने लगी है,
अपने भारत देश में स्वरोजगार की, यानी कि जो युवा जैसे ग्रेजुएशन करके बच्चे बाहर निकल रहे हैं उनके लिए एक स्वरोजगार का, जैसे अपने घर में भी बकरी पालन करके अच्छा साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से इसको करके एक अपनी आय को अर्जित करके बड़ा बिजनेस भी खड़ा कर सकते हैं। कि जैसे अपने भारत देश की बात करते हैं तो अपने नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज जैसे करनाल में स्थित है। तो ये जैसे हर बात जैसे अपनी कोई देसी नस्ल, जैसे देसी नस्ल की बात करेंगे जो इंडियन ब्रीड होती है वो उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो अपने पास अभी देखा जाए तो टोटल 34 यानी कि 34 बकरी की नस्ल है। तो आप इसमें देखोगे जो जहाँ स्टार है जैसे बिटल जैसे पंजाब का जो अपना ये बॉर्डर एरिया है यहाँ बिटल अपनी पाई जाती है, तो इस एरिया के लिए बिटल ब्रीड अच्छी मानी जाती है। फिर बात करते हैं हम राजस्थान की, जैसे जकराना जो ब्रीड है, एक जकराना जैसे एक काली ब्रीड होती है, उस पर कान के ऊपर छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे होते हैं, या उसके जो फेस होता है उसके नीचे भी इसमें सफ़ेद धब्बे होते हैं। फिर हम बात करेंगे जैसे मारवाड़ी, ये भी अपने राजस्थान की ब्रीड है। और जैसे सिरोही ये जैसे ड्यूअल पर्पस ब्रीड अपने मीट के लिए भी रख सकते हैं और उसका दूध उत्पादन के लिए भी अपने ये कर सकते हैं। ये सिरोही की हम बात करेंगे तो इसमें मोर्टेलिटी रेट है, बच्चों में जो मोर्टेलिटी यानी कि अपने मरने का जो मृत्यु की दर है ये बिल्कुल कम है सिरोही की, जैसे एज कम्पेयर टू बिटल सिरोही में अच्छा है। जैसे सिरोही को हम अपने फार्म पे रख के इसका भी एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो सिरोही है, बिटल है, जकराना है, मारवाड़ी जो अपनी गुजरात जैसे राजस्थान की ब्रीड है। फिर हम भेड़ के बारे में जानकारी लेंगे तो भेड़ में जैसे भारत देश की बात करेंगे 43 जैसे 43 टोटल अपनी भेड़ की नस्लें पंजीकृत की गई है। तो इसमें अलग अलग है अपने एरिया के लिए भी, जैसे राजस्थान में भेड़ पालन देखा जाए तो भेड़ की ज़्यादातर नस्लें अपने राजस्थान में पाई जाती है। फिर जैसे अब पहले हमारे मन में जैसे कोई भी जैसे सवाल आता है भेड़ पालन या बकरी पालन चालू करने के पहले कि हमें जो प्रजनन हेतु जैसे नर अपनी रहेगा जैसे मादा रहेगी उनका हमें सिलेक्शन करना है, यानी कि चयन किस टाइप से करना है, कौन से ऐसे बिंदु होते हैं, पॉइंट होते हैं जिसको हमें कंसिडर करना चाहिए कि इसकी जैसे आगे जाके जैसे हम नर की बात करेंगे तो ये अपने प्रजनन का जो आधा हिस्सा है, जैसे अपने जो झुंड रहेगा उसका आधा हिस्सा है वो नर होता है। क्योंकि क्या है इसमें ज़्यादातर आगे वाले जैसे अपने भेड़ बकरी की बात करेंगे तो उनसे कम बच्चे जैसे मिलेंगे, लेकिन यदि हो हम भेड़ा हो बकरा हो ज़्यादा से ज़्यादा बकरियों को इस्तेमाल करेंगे तो उससे ज़्यादा जो बच्चे पैदा होंगे वो ज़्यादातर अपने बकरे से मिलते हैं। तो बकरा एक अपने इसके लिए फार्म के लिए होना, ये अच्छा नस्ल का बकरा होना ये भी काफ़ी मायने रखता है। तो हमें दिशा निर्देश है कुछ इसमें कौन से ऐसे पॉइंट है इसका हमें जैसे जानकारी लेंगे कि कौन से पॉइंट पे हमें इसका चयन करना चाहिए। तो एक हम बात करते हैं इसमें स्वास्थ्य की। कोई भी आप जैसे बकरा या भेड़ा जैसे बकरी हो प्रजनन के लिए खरीदोगे तो पहले तो हमें ध्यान रखना चाहिए उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, इसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। कई बार हो जाती है ब्रुसेलोसिस जैसे बीमारी यदि बकरे में आ जाती है, ब्रुसेलोसिस यानी कि आकस्मिक गर्भपात जिसको बोलते हैं, ये बीमारी क्या होती है यदि बकरे में होगी तो आगे जाके अपनी बकरी में भी आ जाएगी। क्योंकि हम नेचुरल सर्विस करेंगे, जैसे नेचुरल रीत्या हम जैसे उसका ब्रीडिंग करवाएंगे तो उससे भी कई बार समस्या आ जाती है कि उससे आगे जाके बकरी में जाएगी, बकरियों के से फिर वो आगे जाके बच्चों में ट्रांसफ़र होगी। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आँखों से पानी नहीं, जैसे आँखों की बात करेंगे, पूँछ की बात करेंगे, पूँछ भी इसका जैसे हम 15 फुट की दूरी पे भी उसको अच्छे से देख के इसका हम चयन कर सकते हैं। फिर इसका विकास यानी कि हर एक ब्रीड होती है, जैसे हर एक नस्ल होती है उसके आधार पे उसका बॉडी वेट भी दिया गया होता है। जैसे वज़न कितना होना चाहिए, 3 महीने का हो तो उसका वज़न कितना होना चाहिए, 4 महीने का हो तो वज़न कितना होना चाहिए। तो हमें इस मुद्दे भी इसमें हमें ध्यान में रखने चाहिए कि सही मायने में जैसे उसका जो वृद्धि दर होना चाहिए वो यानी कि हो है या नहीं है। फिर हम बात करते हैं विश्वसनीयता, यानी विश्वसनीयता में हमें देखना है उसके प्रजनन अंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे हम भेड़े या बकरे की बात करेंगे तो उसके जैसे पहले तो देखेंगे उसके अंडा को जो है उसके थैली में सही तरह से है नहीं है, वरना ऊपर जाते हैं तो ब्रीडिंग में भी कई बार इसमें दिक्कतें पैदा हो जाती है। और ज़्यादातर ये देखा जाए जैसे हम भेड़े का चयन करता है, भेड़ का चयन करेंगे हम ब्रीडिंग के लिए तो उसके साइज़ के ऊपर भी उसका ट्रिपलेट रेट जो है यानी कि 2 बच्चा देगा 3 बच्चा देगा, ये भी काफ़ी कुछ जैसे एक अनुसंधान संशोधन किया गया है। तो इसमें पाया गया है जितनी साइज़ उसकी बड़ी होगी तो ट्रिपलेट का रेट भी बढ़ जाता है। यदि हमारी बकरी जो है भेड़ी जो है वो सही तरीके से होगी तो इसका भी काफ़ी हद तक हमें
फ़ायदा हो जाता है। तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए। उसके जो थन की बात करेंगे तो उसमें कोई थनेला नाम की बीमारी तो नहीं है, थनेला मास्टाइटिस। कई बार हम ध्यान जैसे परचेस करते समय हम यहाँ गलती क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं तो उस समय मान लो आप 1 साल की या लगभग 8-9 महीने की बकरी खरीदोगे, तो उस समय हमें कई बार पता चलता है कि उसके थन देखोगे तो हमें उस समय पता नहीं चलता कि इसको तीसरा चौथा थन भी है, और ब्याने के बाद कई बार साइड से वो निकलता है तो अब हमें पता चलता है कि इसमें यार एक्स्ट्रा थन भी था। तो इसमें भी हमें ध्यान देना है। उस समय हम गलती करते हैं तो आगे जाके आप उसको मार्केट में बेचोगे उस बकरी को, भेड़ को, तो उसके सही मायने में हमें वो जो दाम मिलना चाहिए। तो जैसे कोई एजेंट आता है बीच में, वो बोलता है नहीं इसमें समस्या है, इसके कान ऐसे है, इसके आँख पिंक कलर की है, गुलाबी कलर की है, तो हम इसको कम रेट में ही ये करेंगे, कोई लेके भी नहीं जाएगा। तो इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि आँख कैसे है, जैसे दूर से इसका हम देखेंगे। बाकी संतुलित जैसे होना चाहिए। यदि हम उसके लिए बात करेंगे मीट के लिए चयन करना है तो मीट के लिए जो गोट लोगे आप तो उसका जैसे आयताकृति जैसे दिखेगा आपको, और जैसे ब्रीडिंग के लिए लोगे तो उससे आपको पता चलेगा ट्रायंगल बना हुआ होगा। तो वैसी बकरी हमें जैसे ब्रीडिंग के लिए परचेस करनी है। फिर जैसे एक होता है आयु की बात, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा इनका जैसे आयु का निर्धारण, जैसे एज कैसे डिटरमाइन करना है अपने बकरे में, भेड़े में कैसे एज का डिटर्मिनेशन करना है, तो ये भी मैं बात करूंगा। तो आयु यहाँ महत्वपूर्ण है। जैसे ब्रीडिंग के लिए, प्रजनन के लिए हम जैसे भेड़ या बकरे का सिलेक्शन करेंगे और उसकी आयु जो है 2 से लेकर 5 साल तक उसको हम अच्छा माना जाता है। तो ब्रीडिंग के लिए आप इसको रखोगे, 5 साल के आगे जाएगा तो उसमें दिक्कतें पैदा हो जाएगी। हम ज़्यादातर किसानों को ये बताते हैं कि आप 2 सीज़न में 2 साल के लिए उसको अपना बकरा जो है, भेड़ा जो है उसको 2 साल के लिए इस्तेमाल करो, क्योंकि 2 साल से बाद आप ज़्यादा उसको इस्तेमाल करोगे तो इनब्रीडिंग आपने सुना होगा कि धीरे धीरे जाके जो परफॉर्मेंस आना चाहिए वो आता नहीं। इनब्रीडिंग की वजह से उसमें जो अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। तो हमें ये ध्यान देना है कि उसको 2 साल के बाद हमें, यदि हम सेम बकरियों को इस्तेमाल करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन वो उसके बच्चों को इस्तेमाल करेंगे, जैसे जो बच्चे पैदा हुए उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसमें दिक्कतें ज़्यादातर पैदा हो जाएगी। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका जो एज आयु जो है ये सही होनी चाहिए। कई बार हम छोटा बकरा यूँ इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एक तो बकरे की सेहत तो ख़राब हो जाएगी और हमें जो प्रोग्रेस चाहिए थी, प्रगति जो चाहिए वो हमें मिलती नहीं, विकास उस तरह से अपने फार्म का होता नहीं। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए। फिर हम उसके मादा की बात करेंगे बकरी की, तो हम 1.5 से 2 साल तक उसके ब्रीडिंग के लिए यदि अपना नया फार्म इस्टेब्लिश करना है तो आप 1.5 से लेके 2 साल तक उसका जैसे बकरी को परचेस कर लो, और उससे भी आगे जैसे ब्रीडिंग करके हम उसको 7-8 साल तक अच्छे से जैसे इस्तेमाल अपने फार्म के लिए कर सकते हैं। फिर जन्म की स्थिति, जैसे ये भी पता कर लो आप, जैसे नया बकरी या बकरा जो भी लोगे तो उसकी जन्म की स्थिति क्या थी, जैसे वो उस समय कोई डिफ़िकल्टी यानी कि समस्या तो नहीं आई थी ब्याने समय। फिर उसमें जो ट्विनिंग है उसके माँ का जैसे हिस्ट्री देख लो, उनके पास हो गया अवेलेबल, तो उसमें कई 2 बच्चे 3 बच्चे दिए होंगे, क्योंकि वो 2 बच्चे 3 बच्चे देने वाली होगी तो आगे जाके हमें वो ज़्यादा उसके फ़ायदे हो जाते हैं। क्योंकि हम सिंगल जैसे 1 साल की लेंगे तो उसमें हो जाएगा कि पहले बार जैसे ब्याएगी तो उसका जो प्रजनन अंग सही से विकसित नहीं होते, तो उस समय 1 बच्चा देगी, लेकिन आगे जाके जैसे 2-3 साल होंगे तो उसमें ट्विनिंग और ट्रिपलेट का भी जैसे ये है वो बढ़ जाता है। फिर जैसे स्वभाव देखोगे आप उसमें खड़े होके, जैसे सतर्क होना चाहिए। कई बार हो जाता है हम बकरी को जैसे अपने नज़दीक आ गई, उसको एक झपट्टा मारा तो वो तुरंत भाग जाएगी, तो यदि वो नहीं भाग जाती है तो उसमें आप ये कर देना कि उसमें कोई समस्या है, जैसे कोई बीमारी है, तो ये भी हम उसका स्वभाव की ओर से भी हम इसमें पता कर सकते हैं कि कोई इसमें दिक्कत तो है ही या नहीं है। फिर प्रजनन क्षमता की बात करेंगे हम, उसमें पहले जैसे प्रजनन क्षमता की बात करेंगे, बहुत पहले जैसे कई बार हो जाता है जैसे पहले बच्चों को जन्म देना या मैच्योरिटी जल्दी हो जाना, क्योंकि ज़्यादातर हम जैसे छोटे बच्चों में खिलाते समय ध्यान नहीं देते, क्योंकि जितना अच्छा इनका विकास दर होगा उतना जल्दी वो मैच्योरिटी, जैसे हम सेक्सुअल मैच्योरिटी बोलते हैं, वो जल्दी आ जाएगी, जैसे 7-8 महीने में आ जाएगी, और उसके जल्द में जैसे वो ब्याने के लिए या बच्चा ये करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि उसका कहीं विकास सही तरह से हमने खिलाया नहीं तो उसमें आगे जाके इसमें दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका विकास दर और प्रजनन क्षमता सही से हो रही है या नहीं हो रही है। फिर हम बात करेंगे जैसे एकरूपता की। एकरूपता यानी क्या होता है, जैसे उसका जो बॉडी है उसके आधार पे, उनका जैसे बॉडी वेट के आधार पे उसका एज के हिसाब से बॉडी वेट है या नहीं है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अब इसमें हम देखोगे डिलीट करना पड़ेगा।
सर का लेके आना इनका। इसमें हम ध्यान जैसे उम्र जैसे आयु कैसे निर्धारित करेंगे हम, आप इसमें देखोगे कि जैसे दूध पहले तो जैसे अपना जन्म लेगा बच्चा, तो उसमें आप देखोगे इसमें दूध जिसको दूध दाँत बोलते हैं, अस्थाई दाँत बोलते हैं वो, यानी कई दिनों के बाद जैसे उसका जैसे निकल के वो अच्छे जैसे स्थायी रूप के दाँत उसमें तैयार हो जाते हैं। तो हम देखोगे जैसे जब ये पैदा हो जाता है 1 सप्ताह के अंदर जो पहली और जैसे मिडल वाली जो दूध जैसे इंसीजर टीथ बोलते हैं हमें, जैसे वो काटने वाले दाँत जिसको बोलते हैं, तो बीच वाले होंगे वो पहली या दूसरी जोड़ी, यानी कि पहली सेंट्रल वाली उसके साइड वाली, ये लगभग एक सप्ताह के अंदर उसको तैयार हो जाती है दूध वाली दाँत जो होंगे। फिर उसके बाद देखोगे तीसरी जोड़ी जो है, तीसरी जोड़ी 1 सप्ताह कंप्लीट होने के बाद तीसरी जोड़ी तैयार होगी। और उसमें भेड़ की बात करेंगे और 2 सप्ताह के बाद ही हमें तीसरी जोड़ी देखते हैं। फिर हम चौथी जोड़ी की बात करेंगे, जो लास्ट वाली जो साइड की जो टीथ होते हैं, इसमें ये 20 होते हैं टोटल। इनकी बात करेंगे टोटल टीथ जो होते हैं इसमें दांत होते हैं 20 होते हैं छोटे बच्चों में। तो इसमें हम देखेंगे तो 3-4 सप्ताह के बाद जैसे लगभग इनका चौथी जोड़ी तैयार हो जाती है, यानी कि फिर हम देखेंगे उसके स्थायी दांत की, जैसे जिसको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। इससे हम उसका एज आयु क्या है इसको हम पता कर सकते हैं। तो हम देखेंगे पहली जो मुख्य जोड़ी है जिसको हम सेंट्रल टीथ बोलते हैं, जो सेंट्रल वाली जो जोड़ी होती है 2 की, ये आपकी 12 से 14 मान, यानी कि 1 साल के बाद ये जोड़ी आ जाएगी। तो इससे हम पता चलेगा कि अपने जैसे बकरी की बात करेंगे तो 1 साल के बाद ये जोड़ी आएगी। और जैसे दूसरी वाली जो बीच वाली जोड़ी है उसको हम देखेंगे तो 18 महीने के बाद, यानी कि लगभग 1.5 साल यहाँ ले लेती है। भेड़ की बात करेंगे हम 1.5 साल के बाद उसकी बीच वाली जो जोड़ी है वो आएगी। फिर हम जैसे मध्य जोड़ी, यानी कि लगभग जैसे 24 महीने का हो जाएगा, लगभग 2 साल का हो जाएगा, तो साइड वाली जो टीथ होती है, यानी कि दूसरी जोड़ी और निकलेगी इसमें, वो बीच वाली जो है बड़ी बड़ी होती जाएगी और साइड वाली जोड़ी इसमें निकल जाएगी। तो हम इस समय पता कर सकते हैं कि अपनी भेड़ बकरी है इसमें हमें 2 साल की हुई है। उसी जैसे भेड़ में हम बात करेंगे तो ये लगभग जैसे 25 माह, यानी कि लगभग 2 साल लेती है। फिर हम बात करेंगे जो तीसरी, यानी कि साइड वाली जो जोड़ी होती है, तीसरी जोड़ी इसमें आने का समय होता है लगभग 36 से लेके 38 महीने, यानी कि लगभग ये 3 साल लेती है। तो 3 साल का जैसे हमें चयन करना है तो हम इससे भी देख सकते हैं जो 3 ये है साइड वाले, तो उसका यदि वो बोलते हैं हमें कि ऐसा ऐसा है, उसकी जोड़ी कई बार टूटी है, तो हमें इसका भी ध्यान देना चाहिए। तो तीसरी जोड़ी निकलेगी तब इसका जैसे एज होगी वो लगभग 3 साल की होगी। वही जैसे हम इसकी भेड़ की बात करेंगे, ये भी लगभग जैसे 35 महीनों का हो जाता है उस समय। फिर जो कोने वाली लास्ट वाली जोड़ी निकलती है, जैसे 4 उसमें जोड़ी होती है, जो टोटल 8 टीथ होते हैं, तो चौथी जोड़ी की हम बात करेंगे लगभग उस समय इसकी जैसे 50 महीने का जो लगभग हो जाता है। तो हम इससे भी पता कर सकते हैं लगभग ये 4 साल का हो जाता है, तो उस समय उनका जो चौथी वाली जोड़ी है तो इसमें निकल जाती है। फिर जैसे टूटना घिसना, यानी कि एक बार जैसे कब चालू हो जाता है इनमें थोड़ा थोड़ा, जैसे कई बार हो जाता है साइड से टूटा है या उसका वियरिंग टीयरिंग होने लगा है, तो 3 साल का हो जाएगा तो इसके बाद इनका वियरिंग होना चालू हो जाता है। जैसे उस समय भी 3 साल की आयु होती है। और लगभग आप जैसे देखोगे इसमें पूरे दांत उनमें एब्सेंट है, यानी पूरे टूटे हुआ जबड़ा खाली दिखेगा आपको। ये लगभग 7 साल की इसकी आयु होगी। तो ऐसे बकरी को हमें अपने फार्म पे भी रखना नहीं चाहिए। 7 साल के आगे जाएगी तो हमें उसकी प्रोडक्टिव लाइफ है, जो प्रजनन की क्षमता है वो भी कम हो जाती है, तो हमें ध्यान देना ही। और जैसे भेड़ की बात करोगे अब 10 साल तक उसका जैसे जबड़ा ये नहीं होता, तो भेड़ की बात करोगे तो 8-9 साल के लिए हम उसमें अपने फार्म के लिए अच्छे से रख सकते हैं। जैसे अब हम प्रजनन की बात करेंगे, जो अपने भेड़ की जैसे ये करेंगे, तो एक होता है टेम्परेट ब्रीड होती है। जैसे अपनी बात करेंगे जम्मू कश्मीर, जो भी जहाँ ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ की जो ब्रीडें होती है अपने कुछ अलग हो जाती है थोड़ी, क्योंकि प्रजनन के महीने में इनका अलग ही हो जाता है। अपना राजस्थान की बात करेंगे या जहाँ गर्मी ज़्यादा हो जाती है, यहाँ की भेड़ें और वहाँ की भेड़ें, या आप बाहर की कंट्री में जाओगे जहाँ ज़्यादा स्विट्ज़रलैंड है, ठंड ज़्यादा होती है, तो वहाँ की उनकी जो प्रजनन क्षमता है जैसे सीज़न के आधार पर जैसे डिपेंड होती है। अपने यहाँ तो हो सकता है इनका साल भर प्रजनन हो, लेकिन वहाँ की जो ये रहेगी, तो जैसे ही डे लेंथ यानी कि रोशनी की जो तीव्रता जैसे बढ़ेगी उनमें, तो उसमें ब्रीडिंग होना जैसे कम हो जाएगी तो ब्रीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है उनमें। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि भेड़ का जैसे ये करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, चयन करेंगे, तो उस समय हमें ये ध्यान देना है। जैसे उष्णकटिबंधीय जहाँ ज़्यादा गर्मी है तो ये अपने यहाँ साल भर जैसे अपने प्रजनन हो जाता है। तो इसमें जैसे मेमना जैसे हमें ये रखना है, जैसे 2 साल में हमें 3 बार इनसे बच्चे होने चाहिए।
जैसे 2 साल में हम 3 बार इनसे ब्याने का ये होता है बकरी में, तो भेड़ में, तो इससे हमें ज़्यादा जैसे फ़ायदे हो जाते हैं। कई बार हो जाता है 2 सीज़न में 2 बार ब्याई या 3 सीज़न में 2 बार ब्याई, लेकिन हमें टारगेट ये रखना है कि 2 साल में इसका 3 बार ब्याना अपने फार्म के लिए ज़रूरी हो जाता है। फिर ब्याने के 8 महीने के अंतराल में जैसे इनके जो 3 सीज़न हो जाते हैं, जैसे आप देखोगे ब्याने के 8 महीनों के अंतराल में जैसे जनवरी है, फिर उसके सितंबर में और ये मई में जैसे इनका ब्रीडिंग का सीज़न आ जाता है। तो हमने ध्यान रखना है प्रभावी जैसे प्रजनन करेंगे अपने फार्म पे, तो आप ध्यान दोगे यहाँ 2 प्रजनन काल होते हैं। जैसे 25 दिन कम से कम जैसे 45 दिन बाद हमें फिर इनका प्रजनन करवाना है। जैसे एक बार ब्याएगी तो 45 दिन बाद, ये लगभग कई बार हो जाता है 60 दिनों 70 दिनों बाद ये हीट में आ जाते हैं, लेकिन ऐसे हमें करना नहीं है। तो 45 दिन बाद जैसे हीट में आएगी तो हमें कई बार हो जाता है जल्दी हीट में आएगी 17 दिन, जैसे 17 दिनों में तो आती नहीं, लेकिन कई बार हो जाता है जैसे जल्दी आ गई, तो हमें उसको स्किप करके 45 दिनों बाद हमें इनका प्रजनन करवाना चाहिए। फिर ज़्यादातर मामलों में प्रजनन की हम मौसम की शुरुआत है इनकी, जैसे प्रकाश की तीव्रता जैसे कम हो जाएगी तो इनमें प्रजनन होना चालू हो जाएगा। तो मैं आगे जाके आपको ये भी बताऊंगा, अपने पास बड़ा फार्म होता है 100-150 भेड़ों का, तो उसमें हमें कैसे ऐसे प्रजनन करें कि एक साथ पूरी बकरी जो है अपनी गर्मी में या मध्यकाल में आ जाए, उससे हम अच्छा प्रबंधन कर पाए। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें 2-3 मेथड होती है, जैसे कि हार्मोनल मेथड होती है, नेचुरल सिस्टम होती है, तो ये भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। फिर जैसे हम देखेंगे प्रजनन काल, इनमें जैसे मुख्य प्रजनन काल जैसे सितंबर से अक्टूबर होता है, लेकिन सितंबर से अक्टूबर होने के बाद भी जैसे मार्च से अप्रैल भी इनमें प्रजनन होता है, तो ये भी हमें यहाँ ध्यान रखना है। फिर मुख्य काल के अलावा जैसे अगस्त से लेकर सितंबर में भी ये ब्याह सकते हैं। तो ये जैसे कुछ पैरामीटर होते हैं इनके ब्रीडिंग के रिलेटेड, ये हमें ध्यान होने चाहिए। जैसे इसका मध्यकाल कितने दिन का होता है, कब उसमें गर्मी में आएगी, कब हमें ब्रीडिंग करवाना है, तो ये भी हमें इससे पता चल जाएगा कि हमें एग्जैक्ट जैसे ब्रीडिंग का जैसे समय है भेड़ा उसके साथ कब छोड़ना चाहिए, इससे भी हमें जानकारी मिल जाएगी। जैसे भेड़ की बात करेंगे, इनका जैसे प्रजनन के लिए जैसे नर की आयु है, जैसे अपने 1 साल का जो भेड़ा हो जाएगा वो अच्छा माना जाता है। यदि ब्रीडिंग के लिए हमें इस्तेमाल करना है तो उसका ध्यान रखो हमें जैसे 1 साल के बाद हम जैसे ब्रीडिंग करवा सकते हैं उस भेड़ से। फिर प्रजनन के लिए मादा की आयु लगभग 1.5 साल से लेकर 2 साल तक होनी चाहिए। जो भी उससे कम आयु होगी तो कई बार दिक्कतें पैदा हो जाती है, क्योंकि उसके प्रजनन अंग सही से तैयार नहीं होते। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए लगभग 1.5 साल से लेकर 2 साल उसकी आयु होनी चाहिए। फिर हम इसकी बात करेंगे जैसे 15 से हम जैसे कितने, अब हमारे मन में सवाल आता है हम कितने भेड़ों के पीछे जैसे हम इतना भेड़ा जैसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम इसमें बात करेंगे जैसे 15 से 20 मादा है। जैसे हमारा यदि भेड़ा जो है 1 साल का आयु का है, जैसे 1 साल का है, तो हमें लगभग 15 से 20 मादा ही उसके पीछे जैसे अलोकेट करनी चाहिए, देनी चाहिए। यदि हम इससे ज़्यादा ये करेंगे तो उसकी जो प्रजनन जैसे लाइफ है वो भी कम हो सकती है। कई बार इसमें हम बोलते हैं कि हम सही तरह से जैसे उनको ब्रीडिंग करवाया था लेकिन सही तरह से जैसे तैयार नहीं हुआ, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए 1 साल के आयु का यदि भेड़ा है तो उसके पीछे हमें 15 से 20 जो भेड़ी है वो ही रखनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे 2 से लेकर 2.5 साल का, यदि हमारा भेड़ा जैसे बड़ा है आयु में तो हम उसके पीछे फिर 30 से 40 जैसे मादा रख सकते हैं ब्रीडिंग के लिए, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर ये ध्यान देना है 50 से ज़्यादा नहीं रखनी है। 50 से ज़्यादा रखोगे तो इसमें कई बार अपने समस्या आ जाएगी, तो हमें इसका भी ध्यान देना चाहिए। फिर हम बात करेंगे आमतौर पर जैसे मैंने बताया इनका 3 प्रजनन काल होते हैं। 3 प्रजनन काल में बात करें हम गर्मी का जो मौसम देखेंगे अपने, जैसे मार्च से लेके अप्रैल तक ये ज़्यादातर भेड़ें जैसे गर्मी में आएगी, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब इनका ब्रीडिंग करवाना है मार्च से लेकर अप्रैल तक ये ज़्यादातर अपने यहाँ इसमें गर्मी में आती है। फिर शरद ऋतु की बात करें हम, जैसे वर्षा ऋतु की बात करें तो ये लगभग जैसे जून से जुलाई में जैसे इनका गर्मी में आना चालू हो जाता है। तो जैसे ट्विनिंग इसमें जैसे जून से जुलाई में यदि हम ये करेंगे इसमें, तो इसमें ट्विनिंग जैसे ज़्यादा दूध देना या जैसे इसमें चारा भी अच्छी तरह से अवेलेबल हो जाता है अपने पास, जैसे वर्षा ऋतु की बात करेंगे तो। और जैसे सर्दी की बात करेंगे तो ये अक्टूबर से लेकर नवंबर तक चला जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उपयोगी जैसे इसमें बात करेंगे सर्दी ऋतु की, तो इसमें अक्टूबर से लेकर नवंबर में ज़्यादातर जैसे इनका प्रजनन काल चलता है। फिर उपयोगी प्रजनन काल की बात करेंगे, इनमें 5 साल तक हम अपने भेड़ी जो है अपने फार्म पे रख सकते हैं। वैसे प्रोडक्टिव लाइफ बोलते हैं हम, जैसे 7 साल की होती है, 7 साल के नीचे हम जैसे 5 साल तक इसको अपने फार्म के लिए रख सकते हैं।
फिर जैसे औसत ऋतु चक्र की बात करते हैं, जिसको हम मध्यकाल बोलते हैं, ये लगभग एक बार जैसे गर्मी में आएगी, एक कंटिन्यू जैसे 17 दिन बाद आएगी। यदि 17 दिन बाद ये नहीं आ रही है तो हमें ध्यान देना है इस पर कि कोई समस्या आ रही है। या कई बार हो जाता है जो अपनी नई जैसे युवा जो भेड़ी रहेगी, वो कई बार हो जाता है जल्दी आ जाते हैं, 2-3 दिन का जैसे हम बोलते हैं कि 2-3 दिन इधर उधर हो जाते हैं उसमें। लेकिन हम एवरेज देखेंगे तो ये 17 दिन बाद फिर से जैसे गर्मी में आएगी। फिर औसत ऋतुकाल हम देखेंगे, जैसे औसत ऋतुकाल की बात करेंगे, लगभग एक बार गर्मी में आएगी, जैसे मान लो सुबह आ गई, ये लगभग 30 से 36 घंटे के लिए फिर रहेगी। यानी कि हमें यहाँ ध्यान देना है कि 30 से 36 घंटे के लिए अपनी भेड़ी जो है वो गर्मी में रहेगी। तो हम उसको ब्रीडिंग कब करवाना है, तो इसमें हम देखेंगे गर्भकाल की बात करेंगे, लगभग 147 दिन का होता है। आगे जाके बकरी में मैं बताऊंगा 149 दिन का बकरी में हो जाता है। तो 147 दिन का जैसे इसमें गर्भकाल अवधि होता है। फिर मेटिंग के लिए जैसे सबसे अच्छा जो बात करेंगे, अच्छा समय कौन सा होता है, जैसे ऋतु चक्र शुरू होने के, जैसे ऋतु चक्र सुबह चालू हो गया इनका मध्यकाल, तो लगभग 20 घंटे बाद, जैसे 20 घंटे बाद हम इसको ब्रीडिंग करवा सकते हैं। यानी कि जो उसका ऋतु चक्र है 36 घंटे का, वो ख़त्म होने के पहले जैसे 12 घंटे हम इसको ब्रीडिंग करवा सकते हैं। यदि हम इस समय जैसे ब्रीडिंग करवाने में सही तरह से ब्रीडिंग करवाते हैं तो वो आगे जाके समय पे जैसे गाभिन रहेगी। कई बार हो जाता है हम उस पर ध्यान नहीं देते तो इसमें फिर दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे ऋतु चक्र शुरू होने से 20 घंटे जैसे बाद में जैसे गर्मी में आ जाएगी, तो उस समय जैसे इनको अच्छा प्रबंधन करना चाहिए। फिर जैसे इसको हीट सिंक्रोनाइजेशन बोलते हैं। जैसे एक बार जैसे गर्मी में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जैसे अपना 150-200 भेड़ों का फार्म है, जैसे बकरियों का फार्म है, तो हमें एक साथ इनको हीट में लाना है। तो इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी होती है, तो मैं आगे जाके उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो हम उसके अब बकरी के बारे में थोड़ी जो महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे बकरी का जैसे ज़्यादातर अपने बकरी रखते हैं, तो बकरी के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो इसमें कौन से ऐसे पैरामीटर होते हैं प्रजनन के, उसके बारे में जैसे हम देखेंगे। प्रजनन के लिए जो नर की आयु है वो हमें 15 महीने का जैसे अपने प्रजनन के लिए बकरा रखना है, तो उसकी लगभग 15 महीने का होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर प्रजनन के लिए मादा का जैसे सिलेक्शन करेंगे हम 15 से लेकर 18 महीने तक उसको हम रख सकते हैं, यानी कि 1.5 साल तक लगभग इसमें हम अपने बकरी को अपने फार्म पे ब्रीडिंग करवा सकते हैं। फिर जैसे बकरियों की बात करेंगे, यदि वो 18 से 24 यानी कि लगभग 1.5 साल से लेकर 2 साल का अपना बकरा है, तो उसके पीछे हम 25 से 30 बकरी अपने फार्म पे रख सकते हैं। यदि वो हम जैसे कई बार हो जाता है अपने 50 जैसे 100-150 का फार्म है और कई बार हम एक ही उसमें बकरा रखते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो 18 से लेकर जैसे 24 महीने का अपना बकरा है, तो उसके पीछे हम जैसे 25 से 30 मादाएँ जैसे ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे 2 से लेकर 2.5 साल का अपना बकरा है, तो उसके पीछे हम जैसे 50 से 60 जैसे बकरियां रख सकते हैं ब्रीडिंग के लिए। तो अब हमें इसका भी ध्यान देना चाहिए, कई बार हम गलतियां इसमें ज़्यादातर करते हैं। फिर जैसे इसमें जैसे मैंने बताया था, भेड़ों में जैसे 50 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्टेज पे कितना भी आपका भेड़ा अच्छा हो, 50 से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। हम बकरी की बात करेंगे तो कितना भी जैसे आपका बकरा हो, तो वो 60 से ज़्यादा उसको ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि 60 से ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें प्रजनन उसकी जो लाइफ है या आगे जाके जैसे ट्विनिंग ट्रिपलेट का जैसे सही तरह से उसका सीमेन जो है वो प्रोडक्शन नहीं होता, और उसके वजह से भी हमें फार्म पे अपने दिक्कतें पैदा हो जाती है। उपयोगी प्रजनन काल की बात करेंगे, हम 5 से 6 साल के लिए अपने बकरी को अपने फार्म पे रख सकते हैं। उसके आगे हम रखेंगे तो कई बार जैसे ब्रीडिंग की जैसे उसकी जो लाइफ है वो कम होती है, तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए। औसत ऋतु चक्र की बात करेंगे, जैसे 19 दिन बाद इनमें कंटिन्यू जैसे हीट में आते हैं, जिसको हम ईस्ट्रस पीरियड बोलते हैं, तो 19 ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। तो 19 दिनों बाद जैसे कंटिन्यू फिर साइकिल में आएगी, तो हमें इसका भी कई बार एक आधी स्किप हम साइकिल कर सकते हैं। तो हमें ध्यान देना है, आज गर्मी में आई थी, हमने ब्रीडिंग नहीं करवाया, लेकिन 19 दिन बाद फिर से इस साइकिल में आ जाएगी, तो हमें उस समय उस पर उचित जैसे ब्रीडिंग का हम प्रजनन का प्रबंधन कर सकते हैं। फिर औसत ऋतुकाल जैसे उसमें बताया था मैंने 36 घंटे का होता है भेड़ों में। इनकी बात करेंगे बकरियों की, इनमें भी 36 घंटे का, जैसे एक बार गर्मी में आएगी तो 36 घंटे के लिए जैसे ये गर्मी में रहेगी। अब हम बिटल की बात करेंगे, बिटल में कुछ पैरामीटर अलग है। कई बार अपने यहाँ जो पंजाब जैसे बॉर्डर अपना एरिया है, इसमें बिटल ज़्यादातर है, और हम इसमें गलती क्या कर देते हैं, तो बिटल का जो उसका 18 घंटे के लिए रहती है। जैसे एक बार हीट में आएगी सुबह मान लो, तो ये 18 घंटे के लिए रहेगी, तो हम इसमें उचित प्रबंधन नहीं करेंगे तो हम पीरियड उसको कर देते हैं। कई बार हम बोलते हैं 1-2 दिन रहेगी,
लेकिन इनमें हमें यदि प्योर ब्रीड है तो हमें ध्यान देना है कि 18 घंटे के लिए वो गर्मी में रहेगी। तो उसी तरह से हमें इनका ब्रीडिंग प्रजनन के लिए जैसे इस्तेमाल करना चाहिए और उसका प्रजनन के लिए जो प्रबंधन है वो सही तरीके से करना चाहिए। फिर जैसे ओव्यूलेशन समय की बात करेंगे, जैसे ऋतु चक्र समाप्त होने के 12 घंटे पहले, यानी कि जो फीमेल होती है, मादा होती है, उसमें से जो अंडे निकलते हैं तो उसकी हम बात करते हैं। तो ऋतु चक्र जैसे समाप्त हो जाएगा वो 12 घंटे, जैसे ऋतु चक्र मान लो समाप्त होने वाला है 36 घंटे का, तो उसके 12 घंटे पहले यानी कि जैसे 20 घंटे बाद हमें इसका ब्रीडिंग के लिए, जैसे सुबह आ गई तो 20 घंटे बाद इसका ब्रीडिंग करवा लो। तो ये ज़्यादातर जैसे 90% 95% ये जैसे गाभिन होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। फिर गर्भकाल की बात करेंगे हम, उसमें देखा था भेड़ों में 147 दिन का होता है, 3-4 दिन इधर उधर हो जाते हैं। हम बकरी की बात करेंगे तो लगभग इसमें 149 दिन का होता है, जैसे 149 दिन बाद जैसे गर्भकाल है इनका। फिर मेटिंग के लिए सबसे अच्छा समय तो हम जैसे बोलेंगे जैसे 36 घंटे के लिए गर्मी में रहेगी, तो जैसे ऋतु चक्र शुरू होने के 10 से 12 घंटे बाद, जैसे शुरू हो गया सुबह, जैसे 10 से 12 घंटे बाद हम जैसे ब्रीडिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कई बार ब्रीडिंग करवाया लेकिन फिर भी गर्मी में रह रही है तो हम फिर उसको 10 घंटे बाद एक बार, जैसे बकरे को जैसे अलग अलग मेथड्स होते हैं ब्रीडिंग के, उसकी भी बात करेंगे। उसमें हम बोलते हैं पेन मेथड होती है, फ्लॉक मेथड होती है, तो उसकी भी हम आगे जाके बात करेंगे। तो इसमें हमें ध्यान देना है कि 10 घंटे बाद हमें फिर से उसको ब्रीडिंग के लिए रखना चाहिए। फिर अधिकांश बकरी जो है अपनी जैसे सितंबर और मार्च में गर्मी में आती है। सितंबर का महीना है, मार्च का महीना है, उसके बीच का जो पीरियड रहेगा ज़्यादातर जैसे गर्मी में आएगी। फिर जनवरी, अप्रैल और सितंबर, नवंबर में जैसे सबसे ज़्यादा ब्याना होता है। हमने ब्याने की बात करेंगे तो हम देखेंगे जनवरी से लेके अप्रैल तक और फिर सितंबर से लेके नवंबर तक। तो उसी के आधार पे हम उसको ब्रीडिंग कब करवाना है इसका हम प्रबंधन कर सकते हैं। तो जनवरी से अप्रैल के दौरान जन्म लेने वाले बच्चे जैसे हम बात करेंगे तो जैसे पैदा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक होता है, हरा चारा अवेलेबल हो जाता है, तो मैनेजमेंट करना सही हो जाता है। तो जनवरी से अप्रैल के दौरान जो भी बच्चे अपने पैदा हो जाएंगे वो बाकी के सीज़न में जो पैदा होते हैं उनसे जैसे काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, उनमें कोई बीमारी नहीं लगती। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगस्त से लेकर नवंबर में आप मीटिंग करोगे, जैसे अभी वाला ये महीना है और नवंबर तक हम मीटिंग करवाएंगे। तो आगे जाके हम देखेंगे 149 दिन का इनका पीरियड होता है, 149 दिन बाद फिर जैसे ब्याएगी तो हम देखेंगे तो आगे जाके जनवरी से लेके अप्रैल तक ये जैसे पैदा हो जाएंगे। तो इसमें जो बच्चे पैदा हो जाएंगे आप अपने फार्म पे भी एक बार ये करके देख लो, तो इसमें अच्छे पैदा हो जाते हैं, इनमें मोर्टेलिटी कम होती है और बाकी कोई समस्या बीमारी की आती नहीं। तो हमें इसका भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। फिर ब्याने के जैसे मैंने बताया 45 दिनों बाद इसका हमें ब्रीडिंग करवाना ही चाहिए। 45 दिन बाद करोगे तो हम आगे जाके 2 साल का अपना जो टारगेट है, जैसे 2 साल में 3 बार हमें जो इससे क्रॉप लेना है तो ये पॉसिबल हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है 45 दिन बाद उनका ब्रीडिंग करवाना अपने अनिवार्य है। कई बार हो जाता है सही तरह से जैसे गर्मी में नहीं आती या कोई समस्या हो जाते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग अलग जैसे पोषण प्रबंधन होता है। हम पोषण की जो बात है वो कल के दिन में करेंगे, तो उसमें बताएंगे किस तरह से खिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक फ्लशिंग कंसेप्ट होती है, उसके बारे में भी हम डिटेल जैसे जानकारी लेंगे। फिर जैसे प्रजनन के लिए भेड़, अब तो अभी तक देखा हमने इसके लिए पैरामीटर क्या क्या होते हैं, अलग अलग पैरामीटर क्या है इसमें, कौन सा जैसे कितने दिन का होता है, क्या होता है, गर्भकाल जैसे कितने दिन का है, कब गर्मी में आएगी, कब ब्रीडिंग करवाना है, तो इसके बारे में हम जैसे इसमें जानकारी लेंगे। तो इसमें देखोगे आप जैसे मैंने बताया फ्लशिंग का, जैसे ब्रीडिंग के लिए हम भेड़ा है अपना बकरी है उनका जैसे कैसे तैयारी हमें कैसी करनी चाहिए। तो एक बात करते हैं हम, फ्लशिंग की बात आती है तो पहले तो हमें ये जानना है ये फ्लशिंग क्या होता है। जैसे ज़्यादातर आपने इसके पहले भी कई बार ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, तो इसमें भी आपने एक टर्म आपके पास आई होगी फ्लशिंग। तो हम फ्लशिंग के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे प्रजनन ऋतु की शुरुआत से 3 या 4 सप्ताह पहले, यानी कि लगभग 1 महीने पहले, जैसे मान लो आपका सितंबर या अक्टूबर में जैसे मैंने बताया था आपको ब्रीडिंग करवाना है, तो सितंबर अक्टूबर में यदि आप ब्रीडिंग करवाओगे तो उसके पहले 1 महीने पहले हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा हम कॉन्सनट्रेट यानी कि दाने का मिश्रण जो होता है ये बकरी भेड़ को ज़्यादा खिलाते हैं। जैसे उससे क्या हो जाता है, जैसे हम ये ज़्यादा खिलाएंगे तो आगे जाके जैसे जो अंदर उसके जो ब्रीडिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे तो जो ट्विनिंग या ट्रिपलेट का जैसे 2 बच्चे देना, 3 बच्चे देना, ये जिसका जो परसेंटेज है वो आगे जाके बढ़ जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे ब्रीडिंग हम कर रहे हैं अगले महीने, तो उसके पहले 1 दिन यानी 3 से 4 सप्ताह पहले हमें इसका प्लानिंग करना चाहिए कि हमें एक्स्ट्रा जो कॉन्सनट्रेट राशन जैसे 250 से 250 ग्राम एक्स्ट्रा दाना इनमें हम खिला सकते हैं।
एक्स्ट्रा दाना खिलाने से क्या होगा, वो आगे जाके उसकी जो बच्चे जो पैदा होंगे, जैसे बच्चे जो तैयार होंगे, गर्भ जो तैयार होंगे वो भी अच्छे तैयार होंगे, ट्विनिंग ट्रिपलेट का भी इसमें जो प्रमाण है वो भी बढ़ जाएगा। और यदि हमारे पास हम लिग्यूमिनस जैसे हम दलहनी वाले फसल बोलते हैं, जिसमें हम रिचका की बात करते हैं, बरसिम की बात करते हैं, लूसन की बात कर सकते हैं, तो उसमें यदि चौले की है तो इसके पास हमें इसका चारा अवेलेबल है, काफ़ी मात्रा में अच्छा चारा अवेलेबल है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वो लगभग आधे किलो तक इसको भी खिला सकते हैं। ये नहीं कि हमें दाने का मिश्रण 250 ग्राम देना है, तो इसके साथ हम अच्छा दलहनी वाला फसल का जो चारा है अपने पास, उसको भी हम आधे किलो तक उसको अच्छे से खिला के हम फ्लशिंग की, जैसे अपना जो भेड़ी है उनकी जैसे ब्रीडिंग के लिए इसकी तैयारी कर सकते हैं। जैसे फ्लशिंग से लैम्बिंग की दर जैसे मैंने बताया 10 से लेकर 20%, यानी कि लगभग 20% बढ़ जाती है लैम्बिंग का जो इनका जो तैयार होना है। फ्लशिंग यदि कई बार हो जाता है, समस्या हो जाती है, अपनी जो भेड़ी है वो ब्याती नहीं है, समय पे ब्याती नहीं है या कोई दिक्कतें हो जाती है, तो हम ये अनुसंधान किया गया है कि लगभग 20% इसमें रेट बढ़ जाते हैं। यानी कि 100 के पीछे यदि 100 में समस्या है तो लगभग उसमें से 20 या 20 भेड़ी है वो तो ब्याएगी ब्याएगी, यदि हम अच्छे से इनको फ्लशिंग यानी कि कॉन्सनट्रेट जो दाने का मिश्रण है वो सही तरह से हम उनको देंगे। तो ये फ्लशिंग होता है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने ब्रीडिंग के लिए जो भी अपना फ्लॉक जैसे झुंड तैयार करोगे तो उसके 1 महीने पहले हमें एक्स्ट्रा दाना देना है। और ये आप डायरी में भी लिख सकते हैं इसको, जैसे फ्लशिंग, जैसे ये भी कंसेप्ट जैसे कई बार आपके काम में आएगी, तो इसको भी हम ध्यान रखना चाहिए। फिर एक बात होती है, जैसे ब्रीडिंग के लिए हम एक जैसे इस्तेमाल करेंगे, जैसे अपनी भेड़ी है या बकरा है, तो इसमें जैसे टैगिंग भी बोलते हैं। जैसे टैगिंग में क्या करते हैं, जैसे जो भी है डॉग का रीजन, पीछे का टेल का जो रीजन होता है, वहाँ से कई बार अपने यहाँ जो भी भेड़ पालक है वो तो अच्छी तरह से करते हैं, उनको जैसे प्रशिक्षण प्रोग्राम लेते हैं तो उनको समय पे जैसे उसका टैगिंग करना। टैगिंग क्या होता है, वो जो भी गंदा मटेरियल है वो साइड से निकाल देना, यानी कि जो उसकी पूंछ रहेगी, पूंछ की बगल के जो भी ऊन रहेगा, गंदा डर्ट रहेगी, उसको कई बार चिपक जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, एक तो बीमारी का चांसेस भी कम हो जाता है, ब्रीडिंग सही तरह से हो जाता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ब्रीडिंग प्रजनन काल जैसे ही आरंभ होगा तो हमें इसको जैसे करना चाहिए टैगिंग। फिर एक होता है आइंग। कई बार जैसे उसके जो आय होते हैं, आँखें होती है, उसके साइड में जो ऊन होती है तो वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कई बार उनमें आँख के ऊपर भी वो ऊन आते हैं, जो अच्छे जैसे ऊन पैदा करते हैं, जो जैसे अभिशाम है, अलग अलग जैसे ब्रीड, जो अविका नगर अपना अनुसंधान केंद्र है भेड़ों का, तो उनके यहाँ से ब्रीड बनती है, तो इनमें कई बार जो सिलेक्शन करते हैं वो ऊन के लिए ज़्यादा करते हैं, क्योंकि भेड़े जो हम पालते हैं तो ज़्यादातर हमारा ये होता है मोटिव कि उनसे ऊन ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। तो कई बार ऊन ज़्यादा होने की वजह से उनमें ब्लाइंडनेस, जैसे कई बार दिखने की रोशनी दिखने की जैसे समस्या पैदा हो जाती है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। उसको हम अच्छे से जैसे प्रजनन जैसे काल चालू होगा तो उसमें हमें इसका जैसे अतिरिक्त जैसे ऊन है उसको हमें काट के जैसे वो ध्यान रखना चाहिए कि जो अपने पास काटने के लिए जो भी ब्लेड होंगे या कई बार जैसे उसके लिए मशीन भी आती है, तो जैसे उनको जैसे आई में या उसमें कोई इंजुरी या जख्म ना पैदा करे, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये भी ब्रीडिंग रिलेटेड ही जैसे प्रजनन के लिए जैसे प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर हम बात करते हैं रिंगिंग की। तो रिंगिंग क्या होता है, जैसे उसका जो अपना भेड़ा रहेगा उसके नीचे का जो ऊन है, डर्ट है, वो हमें रिमूव करनी है। कई बार उनकी भेड़ में ज़्यादा समस्या आ जाती है, अपने बकरियों में तो ठीक है एक बार चल जाता है, लेकिन भेड़ों की हम बात करेंगे तो इसमें ज़्यादा समस्या आ जाती है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि रिंगिंग हमें जैसे प्रजनन के मौसम शुरू होने से पहले शरीर से उसको निकलना है पूरी तरह से, जो भी ऊन रहेगा, तो उससे क्या होगा, उससे कम जैसे गर्दन और पेट के नीचे से हम ये निकालेंगे, तो इसको रिंगिंग बोलते हैं। तो रिंगिंग में जैसे इस प्रक्रिया से जैसे कई बार हो जाता है, प्रजनन के लिए कोई समस्या नहीं आती और आगे जाके जैसे हम इससे अच्छे जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं। फिर जैसे एक होता है क्रचिंग, यानी कि पूरे जैसे अपने भेड़ पालक जो होते हैं वो पूरी तरह से अपनी जो भेड़ी रहेगी उनका पूरा जैसे वो निकाल लेते हैं, ऊन निकाल लेते हैं ब्रीडिंग जैसे मौसम शुरू होने के पहले। तो उस जो टर्मिनोलॉजी जैसे इसको कंसेप्ट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम क्रचिंग यूज़ करते हैं। तो उससे पूंछ की जो बेस होती है उनमें, तो उसमें कोई समस्या ना हो जाए। कई बार पूंछ से भी कोई बार दिक्कतें पैदा हो जाती है, तो हम इनको क्रचिंग बोलते हैं। तो इसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। फिर जैसे इसके बाद जो आएगा, मान लो हमने तैयारी कर दी, उसका जैसे क्लीनिंग प्रॉपर कर दी, तो इसके बाद आ जाए जैसे हमें मार्किंग कैसे करनी हो जाए, क्योंकि कई बार हो जाता है ज़्यादातर अपने भेड़ पालक है
तो उसको भेड़ियों को जैसे चरने के लिए छोड़ देते हैं, इकट्ठा उनका झुंड होता है, तो 100-150 भेड़े होते हैं। कई बार हमें ये पता नहीं चलता कि ये कौन से बकरियों की जैसे भेड़े के वजह से उसका प्रजनन हुआ है। कई बार उसका हमें ये पता करना पड़ता है कि अच्छे जैसे भेड़ों का ही इसमें सिलेक्शन करें। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसको एक कलर मार्किंग कुछ करते हैं, जो भी अपना भेड़ा रहेगा तो उनमें जैसे कलर देते हैं। तो उससे क्या होगा, उस कलर को जैसे मान लो प्रजनन के लिए कई भेड़ी के पास जाएगा तो उसके आपने देखे होंगे जो भेड़े हैं ज़्यादातर कलर करते हैं, अपने इस एरिया में अलग अलग कलर दिखते हैं, तो उसी का एक होता है। उससे मार्किंग की वजह से क्या होगा, वो कलर जो है वो ब्रीडिंग करते समय उसको लगेगा, जैसे भेड़ी को लगेगा। तो इससे हमें ये पता चलेगा इस जैसे भेड़ की वजह से अपना ये जो प्रजनन हुआ है, तो उससे हमें एक तो रिकॉर्ड मेंटेन करने में भी कोई तकलीफ नहीं आएगी, उसका हम अच्छे से रिकॉर्ड करेंगे। और कई बार उसको बेचना है, हम जैसे ब्रीडिंग के लिए बना के ब्रीडिंग के लिए पशु तैयार करके बेचते हैं तो अपने ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि कई बार हो जाता है बाहर से जो एजेंट आते हैं वो मीट के लिए लेके जाएंगे तो आपको बोलेंगे हम जैसे 10,000 की आपकी बकरी है तो बोलेंगे नहीं हम 5,000 ही देंगे, 6,000 देंगे। तो हम कोशिश करो जैसे अपना फार्म है ब्रीडिंग के लिए बेचें उसको, अच्छे जैसे प्रजनन के लिए अच्छे पशु तैयार करके ही उसको बेचें, तो इससे ज़्यादा जैसे मुनाफा भी अपने लिए हो सकता है। फिर जैसे इसमें हम अलग अलग कलर के जैसे वेनिशियन रेड बोल के एक पेस्ट आती है, उसका कलर आता है, हम जो आलसी का जैसे लिनसीड का जो ऑयल होता है उसके साथ मिक्स करके हम भेड़ों के जैसे निशानों के लिए लगा देते हैं, तो उससे भी हमें ज़्यादा खर्चा करने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं होती और इससे हम प्रजनन प्रबंधन है वो भेड़ों में अच्छा कर सकते हैं। फिर जैसे इस प्रक्रिया को जैसे ब्रीडिंग भेड़े द्वारा भेड़ी को चिन्हित किया जाता है, जो भी अपना भेड़ा रहेगा वो चिन्हित करेगा और उससे हमें ब्रीडिंग के बारे में जैसे ज़्यादातर जैसे जानकारी मिल जाएगी। फिर जैसे रेडलिंग, इसमें रेडल भी कंसेप्ट यूज़ की जाती है। रेडलिंग क्या होता है कि जो अपना भेड़ा रहेगा उसके नीचे एक एप्रॉन आता है, एप्रॉन टाइप एक ये होता है, रेडल होता है, तो हम नीचे लगाते हैं। तो उससे क्या होगा, जब ये ब्रीडिंग करेगा तो उससे जो मार्क निकलेंगे वो उस पे भेड़ी पे लगेंगे। तो इससे भी हमें पता करवाया, उससे पता चल जाएगा कि कौन से भेड़ी को इसने ये किया है। क्योंकि अपने भेड़े तो जैसे 2-3 इस्तेमाल करेंगे, उनको अलग अलग कलर मार्किंग करोगे आप, तो उससे भी हमें पता चलेगा कि इस भेड़ी ने जैसे कई बार हम पता नहीं चलता अपने को, तो इससे रेडल से भी हम उसको इंक होती है वो सीधे पीछे की साइड लग जाते हैं भेड़ी के, तो उससे भी हम जैसे पता चल जाएगा और उससे भी हमें, इसी को हम रेडलिंग बोलते हैं। तो इससे भी हमें काफ़ी कुछ जैसे प्रजनन के बारे में रिकॉर्ड मेंटेन करने में मदद हो जाएगी। फिर एक होता है प्रजनन के लिए भेड़ और भेड़े का जैसे चयन, जैसे हमने स्टार्ट में भी देखा था, तो इसमें भी हम थोड़ा जैसे जो भी जैसे इनकी स्थिति कैसी होनी चाहिए इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो जैसे मैंने बताया था देसी नस्लों की ब्रीडिंग भेड़ी जैसे कई बार हो जाता है, जैसे देसी नस्ल है अपनी, लगभग हम 18 से लेकर 24 महीने तक जैसे इसका हम ब्रीडिंग के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 2 साल की लगभग होनी चाहिए। फिर बहुत कम जैसे मैंने बताया था छोटा अपना भेड़ी होगी, भेड़ा होगा, तो इसमें जो आगे जाके हमें नुकसान हो जाता है, क्षति पहुंच जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर हो जाएगा कि सही तरह से उसमें गाभिन करवाने में सफल नहीं होता, तो उससे भी दिक्कतें पैदा हो जाएगी। अपने जो टारगेट रखा है 2 साल में 3 बार हमें इससे क्रॉप जैसे बयाना होना ही चाहिए, तो वो भी नहीं हमें मिलता। तो इसमें हमें ध्यान देना चाहिए, कम उम्र का या कम उम्र की भेड़ी या भेड़े को हमें इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भेड़ी को केवल तभी जैसे हमने जब ये बॉडी वेट है, मान लो कई ब्रीड का 30 किलो है, 40 किलो है, 50 किलो है, तो उसमें लगभग 70% वो पहुंचनी चाहिए। यानी कि 100 किलो का आपका जैसे भेड़ी है तो बकरी है, तो उसमें लगभग 70 किलो पहुंच जाएगी, तो हम उसको ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उसी के आधार पर यानी कि 70% पे हमें इनको ब्रीडिंग करवाना चाहिए। ये नहीं कई बार हो जाता है 40% पे, 50% पे ब्रीडिंग करवाते हैं, तो उसमें भी दिक्कतें पैदा हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए उसका, हमें जैसे एज के बारे में, उसके वज़न के बारे में पता नहीं है, तो आप जैसे इंटरनेट पे भी इसकी कोई जानकारी अवेलेबल है। तो सिरोही की नस्ल की ब्रीड है, तो इसका जैसे आगे जाके बड़ी होके इसका वज़न कितना हो जाएगा, तो मान लो 30-40 किलो 60 किलो है, तो उसका 70% निकाल दो और उस समय ही हमें इसको ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। फिर हम बात करेंगे ब्रीडिंग जैसे राम की, जैसे हम राम यानी कि जो भेड़ा होता है उसको राम बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस्तेमाल करते समय देख लो उसका जैसे उसकी जो ब्रीडिंग लाइफ है, प्रजनन जैसे लाइफ है, वो सही तरह से है या नहीं है। कई बार हम दूर से देखेंगे तो भी हमें पता चलेगा इसमें कोई दिक्कतें हैं या सही तरह से उसको ब्रीडिंग करवाने में सफल नहीं हो रहा है, तो ऐसे भेड़े को तो एक तो निकाल दो, यानी कि अच्छा भेड़ा उसमें जैसे हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए।
फिर जैसे बताया था, जैसे जैसे भेड़ों की बात करेंगे, यदि उसकी साइज़ ठीक होगी अंडकोश की, तो उसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि ट्विनिंग या आगे जाके ट्रिपलेट पैदा हो जाएंगे। तो हमें इसका भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। फिर जैसे मैंने बताया था कितने जैसे ये होना चाहिए, बकरी की बात करेंगे तो एक बकरे के जैसे 2.5 साल का अपना है तो 60 के ज़्यादा हमें उसमें बकरी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वही हम उसमें भेड़ में बात करेंगे तो 50 से ज़्यादा किसी भी कंडीशन में हमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर हम देखेंगे जैसे युवा भेड़े, जैसे कई बार हो जाता है, आप प्रैक्टिकली देखोगे अपने फार्म पे, यदि हम जो यानी कि बड़ी आयु में बड़ी जो भेड़ी है या बकरी है, उसके साथ हम छोटे जैसे मान लो बकरे का इस्तेमाल करना है हमें 1 साल का 1.5 साल का, तो कोशिश करो कि जो अपना बड़ी बकरी है उसके साथ जो छोटा बकरा है उसी को छोड़ दो। तो इससे क्या होगा, जैसे हम देखेंगे सक्सेस रेट भी बढ़ जाता है। कई बार इनमें भी जैसे अपने शाइनेस एक बिहेवियर होता है तो उसमें भी दिक्कतें आती है। हम दोनों भी छोटे रहेंगे तो उसमें दिक्कतें पैदा हो जाएगी ज़्यादातर। तो कोशिश करो जो भी अपना बड़ी बकरी है तो उसके साथ छोटे जो बकरे रहेंगे उनको, जैसे पहले जो हम इस्तेमाल करेंगे उनको छोड़ दो, या जैसे बड़े बकरों की बात करेंगे, अपने पास छोटी जैसे 1 साल की 1.5 साल की जो भी बकरी है उसको हम ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये आप जैसे प्रैक्टिकली आपके फार्म पे करोगे तो इसका इफेक्ट अगले सीजन में आपको दिखेगा तुरंत, क्योंकि जो भी अपने एनिमल होते हैं, पशु होते हैं, तो इसमें जैसे आप प्रैक्टिकली करोगे, जैसे हाँ इन्होंने ये बताया था, ट्रेनिंग में मुझे बताया गया था, और यदि हम उसमें फार्म पे इस्तेमाल करता हूँ तो देखता हूँ, और आप कोशिश करो कि उसको आप प्रैक्टिकली आपकी आंखों से जैसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, तो उससे भी हमें काफ़ी हद तक जैसे इसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो आप खुद बोलोगे तो मैंने ऐसे ऐसे किया था, तो क्योंकि इसमें क्या है, अनुसंधान किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, तभी ये बातें बाहर निकलती है। ये नहीं कि मेरे मन में आ गया और मैं कुछ भी जैसे जाके आपको बोल दिया, क्योंकि इस पर क्या है, अनुसंधान किया गया होता है, रिसर्च किया गया होता है। तो इससे जो बाहर निकलता है यही आपको हम कोशिश करते हैं कि आपको मिले, और उससे आपको जैसे प्रबंधन करने में, जो भी अपना प्रजनन प्रबंधन है वो करने में आप जैसे सफल हो। तो बाकी हम बात करेंगे आमतौर पर, जैसे हम बात करेंगे जो अपने जो किसान होते हैं उनका झुंड की बात करेंगे, तो 2 साल में एक बार जैसे इनब्रीडिंग से बचने के लिए, जैसे इनब्रीडिंग ये जो कंसेप्ट है, इसमें क्या होता है, जैसे इनब्रीडिंग डिफ्रेशिएशन, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। डिफ्रेशिएशन क्या होता है, अपना मान लो घर है, तो 10-15 साल बाद आप देखोगे तो उसकी प्राइस धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि उसमें जो हम लोहा यूज़ करेंगे उसको गंज लग जाता है, उसको जंक वैल्यू बोलते हैं। तो धीरे धीरे, जैसे ट्रैक्टर की बात करेंगे, आप जैसे नई गाड़ी परचेस करते हो तो उसकी बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे होके उसकी जैसे जो लाइफ है वो कम हो जाती है। तो ऐसे इनमें भी क्या है, हम उसी भेड़ा या बकरी को आगे जाके, भेड़े को या बकरे को आगे जाके उसके जो बच्चे जैसे बच्ची पैदा हुए, उसी को हम जैसे 1-1.5 साल बाद फिर से इस्तेमाल करोगे, तो उनमें क्या होता है, एक तो होता है प्योर ब्रीड मेंटेन करना, उसके लिए हम बाहर से दूसरा भेड़ा उसी नस्ल का लेके आओ और फिर ब्रीडिंग करवाओ। लेकिन हमें यदि उससे जैसे कई बार हो जाता है, इसमें बीमारी लग जाती है, बीमारी लगने की वजह से भी इसमें जैसे डिप्रेशन, जैसे वो जो प्रोडक्टिव लाइफ है वो भी कम हो जाती है। कई बार ऐसी बीमारी लगती है कि जैसे जेनेटिक बोलते हैं हम, जैसे माँ से अपने बच्चों में आना या पिता से बच्चों में आना, उस टाइप की जो बीमारी होती है वो इनमें लग जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए 2 साल बाद इसको हमें चेंज करना ही चाहिए, यदि उनके बच्चों के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें क्या हम बोलते हैं, जैसे ज़्यादातर रिकमेंड करते हैं, मान लो आप उसमें भेड़ा या बकरा रखते हो, तो हम कोशिश करते हैं कि मान लो आपके पास अच्छा भेड़ा है तो आगे जाके आप उनको दे दो, आप उनका जैसे भेड़ा अपने फार्म के लिए ये भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी जो कॉस्ट है वो भी बच जाएगी और इससे जैसे ज़्यादा अपने फायदे हो जाएंगे। जैसे हम इसकी बात करेंगे, इसका जैसे मैंने बताया था 17 दिन बाद फिर गर्मी में आएगी, भेड़ की बात करेंगे, और इनमें आएगी 19 दिनों बाद। जैसे अनुमानित जो फर्टाइल अवधि रहेगी जैसे 16-17 दिन की होती है, तो इस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें ब्रीडिंग कब करवानी है, कब इसका औसत ऋतु चक्र है जो समाप्त हो जाएगा, जैसे हीट पीरियड है, तो उस समय हमें इसको गाभिन करवाना चाहिए। फिर जैसे युवा जानवरों में, जैसे एक के युवा जैसे जो नए बच्चे हैं, मान लो 1-1.5 साल के हैं, तो इनमें हो सकता है 1-2 दिन इधर उधर हो जाता है, जो मैंने औसत जो एवरेज बताया था, तो इस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और लगभग 8 से 10% जानवरों में जैसे 6 से 10 दिनों का जैसे डिफरेंस आता है, यानी कम आती है, जैसे 6 से 10 दिन का भी कई बार डिफरेंस आ सकता है।
एक होता है जैसे हीट पीरियड। हीट का जैसे बात करेंगे हम, स्ट्रेस चक्र की अवधि है, जैसे स्ट्रेस पीरियड बोलते हैं इसमें। स्ट्रेस पीरियड क्या होता है, तो स्ट्रेस चक्र की जैसे इसमें व्यवहारिक यौन गतिविधि यानी कि प्रदर्शित करती है। जो भी अपनी भेड़ी रहेगी, बकरी रहेगी, आप नॉर्मली जैसे दूर से भी देखोगे तो आप इसमें पहचान कर सकते हैं, जैसे इसमें अभी गर्मी में आई है नहीं आई है, तो उसमें भी कुछ सिम्टम्स होते हैं। उससे भी कई बार ऐसे ऐसे पशु होते हैं, कई बार जैसे भैंस की बात करेंगे, वो कब गर्मी में आएगी हम कई बार पता भी नहीं चलता, क्योंकि ज़्यादातर वो रात में गर्मी में आएगी और सुबह तक वो जैसे नॉर्मल हो जाती है। तो इसमें हम मिस करते हैं, जैसे उस समय को हम मिस करेंगे तो हमें ये भी ध्यान देना। और एक हीट पीरियड हम मिस करेंगे, लगभग 1 महीने का हमें लॉस हो जाएगा। जैसे आगे वाला जो आपका जो टारगेट है वो 1 महीना आगे चला जाएगा। और जैसे एक जानवर की बात की, अपने पास 50-60 जानवर होते हैं, तो हर एक के पीछे जैसे 1 महीने की आप बात करोगे तो लगभग आप 50 महीने, यानी कि देख लो फिर हम 2 साल पीछे गए वैसे। तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे भेड़ की तुलना में बकरी में स्ट्रेस संकेत बहुत अधिक चिन्हित है। जैसे भेड़ की बात करोगे तो इसमें ज़्यादातर जैसे सिम्टम दिखाएगी नहीं गर्मी में के, लेकिन बकरी की बात करेंगे वो पूंछ हिलाना, वो अलग अलग जैसे आवाज़ करना, वो ज़्यादा जैसे भेड़ी में आप बकरी में आप देख सकते हैं। जैसे हमने साइन की बात करेंगे, यानी कि सिम्टम जो होते हैं, कौन से ऐसे जो पॉइंट है या सिम्टम्स है ये दिखाएगी। जैसे अपनी बकरी जो है स्ट्रेस में आएगी तो हम देखेंगे जैसे आउटवर्ड, यानी कि बाहर से भी हम पता चलेगा, जैसे रेडनिंग हो जाता है, जो बाहर के जो अंग होंगे, प्रजनन अंग होंगे, उसमें लाल हो जाते हैं। कई बार आप इससे भी जैसे देख के भी हमें पता चल जाएगा कि ये गर्मी में आए। कई बार वो सिम्टम नहीं दिखाएगी, कई दिक्कतें पैदा होगी तो आवाज़ नहीं करेगी, तो कई बार इससे भी हमें पता चल जाएगा। फिर एक होता है टेल वैगिंग। टेल वैगिंग यानी कि जो पूंछ है कंटिन्यू हिलाती रहेगी। एक तो आवाज़ तो नहीं करेगी, तो पूंछ तो उसको देखोगे तो पूंछ कंटिन्यू हिलाती रहेगी, तो उससे भी हमें जैसे ज़्यादातर पता चल जाएगा कि हमें ये अपनी गर्मी में आई है या नहीं आई है। इससे भी हम पता करवा सकते हैं। फिर एक होता है जैसे माउंटिंग अदर एनिमल, जो आसपास जो भी बकरियां रहेंगी उनके ऊपर जैसे कूदने की कोशिश करेगी, तो ये भी एक सिम्टम्स होता है, तो ये भी हमें उसमें ध्यान देना चाहिए। फिर एक होता है जैसे फ्रीक्वेंट, इसमें हम इसकी बात करेंगे, जैसे जो मेल का जैसे अपना बकरा रहेगा उसके जैसे उसके पीछे से जाएगी और उसको जैसे अपना जो शरीर है उसके अंग जैसे बॉडी पे जैसे एक घिसेटेगी, तो इससे भी हमें पता चल जाएगा। और फ्रीक्वेंट ब्रीटिंग, ये तो नॉर्मल है, इससे तो ज़्यादातर हमें पता चल जाता है। एक कंटिन्यू जैसे आवाज़ करती रहेगी, आवाज़ करती इधर उधर घूमती रहेगी या फार्म पे अपने एक करती रहेगी, दौड़ती रहेगी, तो इससे भी जैसे हमें पता चल जाएगा। एक होता है जैसे जो अपना ये रहेगा बकरा रहेगा, उसको जाके जैसे पीछे से जैसे बॉडी को एक जैसे एक करती रहेगी, हिलाती रहती रहेगी। फिर जैसे कई बार स्टैंडिंग इफेक्ट बोलते हैं, ये एक कई बार हो जाता है, एक जगह ही खड़ी रहेगी। मतलब जैसे गूंगी बार होती है, उसको बोलती नहीं है, हाँ हाँ, को पता चल जाता है। जो नहीं बोलती बाहर में उसका आप बता रहे हो जैसे पूंछ हिलाना है वैसे। हाँ, पूंछ हिलाना, उनके लिए जैसे अलग अलग साइन होते हैं। मान लो आवाज़ नहीं कर रही है तो उसमें हमें ध्यान देना चाहिए, वो पूंछ हिला रही है तो हाँ हाँ, क्योंकि कई बार हो जाते हैं इसमें जैसे 1 साल की जो अपनी बकरी रहेगी, 1.5 साल की, तो इसमें एक शाइनेस बिहेवियर होता है। वो स्टार्टिंग में पहली बार हीट में आएगी तो कई बार वो अपने बिहेवियर को जैसे ये नहीं करती, जैसे दिखाती नहीं है, तो उस समय ये क्या करती है, जैसे आवाज़ नहीं करेगी, लेकिन हम इससे भी पता कर सकते हैं जैसे पूंछ हिला रही है या रेडनिंग हुआ है या बकरे के साइड में जाके जैसे उसका शरीर जैसे उसको ये कर रही है, तो इससे भी हमें ज़्यादातर पता चल जाएगा। फिर एक होता है स्टैंडिंग फॉर मीटिंग, जैसे बकरा चला जाएगा पास में तो वो खड़ी रहेगी, तो इसको भी एक उसी का हिस्सा होता है, जैसे प्रजनन जैसे हीट में है, हम इससे पता कर सकते हैं। फिर एक होता है जनरली जैसे मैंने बताया था, जो यंग रहेगी, जैसे युवा बच्चे रहेंगे, तो ये जैसे एग्रेसिव, जैसे कई बार हो जाता है, पहली बार स्ट्रेस में हीट में आएगी तो कई बार एग्रेसिव हो जाती है, बकरे को तो आने ही नहीं देती पास में और बस उसको जैसे मारने की कोशिश करती है, तो ये भी एक बिहेवियर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एग्रेसिव बिहेवियर। तो इसको भी हमें ध्यान देना है। कई ये बिहेवियर है तो इसको हमें प्रबंधन सही तरह से करना है, क्योंकि आप कई बार हो जाता है हमने 30-40 बकरी परचेज की एक बार और आके पता चल गया तो हम कंटिन्यू उसकी हिट मिस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हाँ पकड़ के अलग अलग मेथड होती है इसके, तो मैं आगे जाके भी इसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा जैसे आगे आने वाले स्लाइड इसमें। तो इसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि इनका ऐसा भी बिहेवियर होता है, तो इसका हमें प्रबंधन सही तरह से करना चाहिए।
फिर जैसे हम बकरे की बात करेंगे तो बकरा भी कुछ ये नहीं कि बकरी ही कुछ सिम्टम दिखाएगी, बकरा भी जैसे इसमें हम देखेंगे बकरों को हम ऑब्जर्व करके भी पता कर सकते हैं कि अपनी ये बकरी कई बार वो दिखाएगी नहीं, ना आवाज़ करेगी ना पूँछ हिलाएगी, लेकिन ऐसे इनमें एक जैसे गंध या फेरोमेंस होते हैं, तो उससे जैसे बकरे को ही पता चलेगा ये जैसे बकरी गर्मी में आई है नहीं आई है। तो इससे भी हम बकरे को ऑब्जर्व करके जैसे देखोगे आप तो पीछे से जाके उसको ये करता रहेगा, जैसे चाटता रहेगा या मुंह जैसे ऊपर करके जैसे ब्लीटिंग करता रहेगा, तो ये भी एक उसके सिम्टम जैसे कर्लिंग बोलते हैं जिसको हम, तो ये भी एक सिम्टम्स का भाग जैसे हिस्सा होता है। तो इससे भी हम ज़्यादातर अपने पता करवा सकते हैं। फिर जैसे इसकी खुर की बात करेंगे, अपने पास जैसे दो बकरे हैं तो एक दूसरे को मारने की कोशिश करेंगे, उनमें ही झगड़े हो जाएंगे, या कई बार जैसे अपने जो ये होता है खुर होता है वो नीचे ज़मीन पे जैसे मारता रहेगा या अलग से आवाज़ करने लगेगा बकरा ही, तो इससे भी हम काफ़ी जैसे पता कर सकते हैं। और इससे हमें ज़्यादातर जैसे बकरी कौन सी हीट में ये पता करने में मदद हो जाएगी, क्योंकि ये शाइनेज बिहेवियर की वजह से हम अच्छी तरह से पता नहीं करवाते, तो उस समय हम जैसे मिस करते हैं, तो इससे भी हमें जानकारी मिल जाएगी। फिर जैसे आइडेंटिफिकेशन जैसे करना है हमें, कई बार हो जाता है पता नहीं चलता कि हमें कौन सी हीट में है, तो इसमें हम जैसे अलग अलग टेक्निक है, इसमें कौन सा टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हो जाता है कि हमें ये तो गर्मी में है लेकिन उस भेड़े से या बकरे से हमें उसको ब्रीडिंग नहीं करवाना, मीटिंग नहीं करवाना, तो उस समय हमें कौन सा प्रबंधन करना चाहिए, कौन से मैनेजमेंट टेक्निक है वो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें जैसे हम 3 टेक्निक ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो मैंने बताया जैसे इंटैक्ट मेल, यानी कि इंटैक्ट मेल क्या होता है, तो इसके बारे में जैसे मैं बताऊँ, इंटैक्ट मेल के जैसे इस मेथड में हमें क्या इस्तेमाल करना है, जो भी अपना जैसे बकरा है भेड़ा है उसको बकरी के साथ छोड़ दो, और वो जैसे उस जो सिम्टम दिखाएगा बकरा जैसे उसके पीछे घूमेगा, तो उससे भी पता चल जाएगा हम जैसे हीट में है गर्मी में है, तो उसको अलग करके हम उसको जैसे ब्रीडिंग करवा सकते हैं। लेकिन इनमें एक लिमिटेशन होता है, क्योंकि कई बार हम ध्यान नहीं देंगे तो उससे भी कई बार ब्रीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ये भी हम टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है वेसिक्टोमाइज्ड मेल, यानी वेसिक्टोमाइज्ड यानी कि इसमें क्या है, ऑपरेशन किया हुआ होता है, जैसे इसका जो अपना बकरा रहेगा या भेड़ा रहेगा उसका हम ऑपरेशन, जिसको हम जैसे पहले ही ये बोलते हैं, जैसे इसको वेसिक्टोमाइज करके, यानी कि जो उसका प्रजनन जो लाइफ होती है वो तो सही से वर्क करती है। जैसे कैस्ट्रेशन की बात करेंगे, यानी कि हम उसको बदियाकरण बोलना, वो अलग कंसेप्ट है। और वेसिक्टोमाइज की बात करेंगे तो वो जो बिहेवियर साइन है वो तो दिखाएगा। अब हम कैस्ट्रेशन करेंगे तो वो तो दिखाएगा, जिसको हम जैसे बाज़ार में मार्केट में बेचना है तो हम उसको बदियाकरण करता है, तो फिर वो अपनी ब्रीडिंग लाइफ के जो बिहेवियर होता है वो दिखाएगा नहीं बिल्कुल, यानी कि बकरी के पीछे जाना या जो स्ट्रेस में जैसे हीट में बकरी है उसको ढूंढना, ये नहीं दिखाएगा जिसको हम बदियाकरण करते हैं। लेकिन इसमें वेसिक्टोमाइज्ड मेल होता है, तो इसके जो नॉर्मली बस वो ब्रीडिंग करके भी उसका जैसे कोई जैसे सफल नहीं होगा, गाभिन करने में सफल नहीं होगा, तो ऐसा इसमें हम मेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या पता चलेगा, हम जो पीछे जाएगा बकरी के भेड़े के, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये गर्मी में है तो उसको अलग कर लो, और अलग जैसे जिसको हमें बकरे को भेड़े को इस्तेमाल करना है उनके साथ हम, क्योंकि कई बार हो जाता है हम ब्रीड डेवलपमेंट प्रोग्राम है या अपने फार्म पे एक अच्छी ब्रीड यानी कि अच्छी नस्ल अपने कोशिश करते हैं कि ऐसे जो भेड़ा है भेड़ी है तो कोई पदमपुर में नहीं मिलनी चाहिए या गंगानगर में नहीं मिलनी चाहिए, तो इसमें हम कोशिश करते हैं। तो इस समय ये टेक्निक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जिससे हमें ब्रीडिंग करवाना है वही हम सक्सेसफुल इसमें हो जाएंगे। तो ये भी एक टेक्निक होता है। तो इसमें जैसे इसमें हमने देखा था जैसे कौन से जैसे सिम्टम दिखाएगी, जैसे सिम्टम्स कौन से दिखाएगी, उससे लक्षण कौन सी दिखाई, तो उससे हमें एक पहले पता चलेगा कौन सी जैसे भेड़ बकरी है गर्मी में है, तो हम उसको सही तरह से सही समय पे उनका हम ब्रीडिंग कर पाएंगे। जैसे हम मेटिंग की बात करेंगे, अब यहाँ तक आ गया, हमें पता चला कि इनका जैसे जो सिस्टम से कितने दिन का मध चक्र है, कि कब हिट में आएगी, कब हमें ब्रीडिंग करवाना है। लेकिन अब ब्रीडिंग करते समय कौन सी मेथड हमें इस्तेमाल करनी है, तो हम बात करते हैं जैसे इसमें सिस्टम्स ऑफ मेटिंग जैसे बात करेंगे, जैसे ब्रीडिंग की बात करेंगे, तो इसमें 2 तरह के मेटिंग सिस्टम होते हैं। एक तो नेचुरली हमें पता है, जैसे ज़्यादातर अपने यहाँ नेचुरल ही मेथड जैसे नैसर्गिक रीत्या रेतन जैसे हमको बोलते हैं, तो ज़्यादातर अपने यहाँ जो भी एरिया है नेचुरली मेटिंग हम करते हैं, क्योंकि इसमें हम जैसे आर्टिफिशियल मेटिंग में आता है एक तो
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको हम बोलते हैं टीके लगवाना। और इसमें भेड़ बकरियों की हम बात करेंगे, इनके जो स्पर्म जैसे सीमेन क्वालिटी है वो जैसे गाय भैंस की तुलना में यानी कि क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जैसे मान लो हम प्रिजर्व करके रखेंगे कि एक कम समय में ख़राब हो जाता है, तो उस समय हम अच्छा प्रबंधन या मैनेजमेंट इसमें कर नहीं पाते। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, टीके सक्सेसफुल नहीं है। तो कोशिश तो चल रही है अपने भारत सरकार के जो भी अपने पशुपालन के जो भी इंस्टीट्यूट है वो कोशिश कर रहे हैं, उस पर अनुसंधान कर रहे हैं और कैसे इसकी लाइफ बढ़ाई जाए ताकि हमें भेड़ पालक जो है, बकरी पालक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो इसमें बात करेंगे नेचुरल मीटिंग में हमें जैसे बात करेंगे 3 मेथड होती है अलग अलग। तो इसमें एक होती है हैंड मीटिंग। जैसे हैंड मीटिंग आप जैसे इससे नाम से भी हमें पता चलेगा जैसे हाथ से इनका मीटिंग करवाना, तो हम जाके जैसे इसके बारे में डिटेल में भी जानकारी लेंगे। फिर एक होता है पेन मीटिंग, जैसे बाड़े में इनको रख के बाड़े में जैसे बकरियों को भेड़ों को रख के उनका मीटिंग करवाना। और एक होता है फ्लॉक मीटिंग, यानी जो भी अपना झुंड रहेगा झुंड के साथ ही बकरे को भेड़े को घूमने देना। और जब आर्टिफिशियल मीटिंग की जैसे हम बात करेंगे इसमें, तो इसमें एक टीका लगवाना और एक होते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। ये ज़्यादातर रिसर्च जो अनुसंधान है उस इंस्टीट्यूट में ज़्यादातर जैसे एक बकरियों से एम्ब्रियो निकाल के जो भी भ्रूण होता है वो निकाल के दूसरी बकरियों में छोड़ते हैं, तो इसको हम बोलते हैं जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। तो हम जैसे नेचुरली जैसे हमें करवाना है तो उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हैंड सिस्टम की हम बात करेंगे, हैंड मीटिंग की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे जो भी अपना जो भी ये रहेगा, जैसे मैंने वैसिक्टोमाइज्ड मेल बोला था, जैसे बकरा है भेड़ा है तो उसके साथ छोड़ देना। जो भी हमें पता चले ये गर्मी में है उनको अलग कर लो और अलग से उनको मीटिंग करवा लो, इसी को बोलते हैं जैसे हैंड मीटिंग बोलते हैं। एक होता है जैसे पेन मीटिंग की हम बात करेंगे। जैसे पेन मीटिंग के क्या करते हैं, जैसे जो अलग अलग अपना झुंड है तो 20-25 बकरे जैसे बकरी है भेड़े है तो उनको अलग अलग हम डिवाइड कर देते हैं। और इनको क्या करते हैं फिर जैसे जैसे नाइट के समय ही, जैसे रात के समय में ही जो भी अपना भेड़ा है या बकरा है उनके साथ छोड़ देते हैं और फिर जैसे सुबह उनको अपने बाहर निकालते हैं। तो इसी सिस्टम को जैसे हम बोलते हैं पेन मीटिंग, यानी कि बाड़े में ही उनका ब्रीडिंग करवाना। जैसे कई बार हो जाता है दिन में जैसे हमें पता चल गया ये गर्मी में आ रहे तो उसको रात में अलग कर लो और रात में उनके साथ जैसे जो भी है अपना भेड़ा बकरी है जो भी उनके साथ छोड़ दो और उनका ब्रीडिंग करवा लो। और एक हम करते हैं जैसे फ्लॉक मीटिंग, जैसे फ्लॉक मीटिंग यानी कि झुंड के साथ मीटिंग करवाना। झुंड के साथ जैसे हम इसमें क्या करते हैं, जो भी अपने भेड़ बकरी पालक के जो भी झुंड होते हैं पशुओं के, जैसे भेड़ के बकरी के, तो इनके साथ हम कंटिन्यू उसके साथ ही बकरे को छोड़ देते हैं। जैसे कहीं भी हो, दिन हो या जैसे रात हो, उनके साथ हम उनका मीटिंग करवाते हैं। तो इससे क्या होगा, ज़्यादातर हमें आगे जाके जो भी है हम प्रजनन का जैसे समय जो आएगा तो इसमें हम सही तरह से इनका हम जिसमें मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की हम बात करेंगे तो इसमें जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये टेक्नोलॉजी है। फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्नोलॉजी होती है। तो इसमें हम जैसे इसमें ज़्यादातर एक स्पेक्यूलम होता है जैसे छोटा, जो जैसे गाय भैंस में हम गन इस्तेमाल करते हैं तो इसमें एक स्पेक्यूलम आता है, जैसे एक छोटा सा जैसे रॉड होता है, उसी में हम जैसे टीके जो है उनमें जो लगवाने हैं तो उसमें जैसे बकरी के अंदर भेड़ के अंदर जैसे छोड़ देते हैं। इसमें हम AI के लिए ज़्यादातर इसमें हम स्पेक्यूलम मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है, अपने जैसे ज़्यादातर अपने फील्ड लेवल पे काम की नहीं है। जैसे जो भी अपने बड़े फार्म होते हैं, जो रिसर्च स्टेशन होते हैं, उनमें जैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, जैसे जिस बकरे से भेड़ी से हमें इस्तेमाल करना है, ब्रीडिंग करवाना है, उसी का जैसे भ्रूण निकाल के हम दूसरे जैसे जो यानी कि वो गाभिन होने में जैसे समर्थ नहीं होती उसमें हम छोड़ देते हैं और उसी को हम आगे जाके जैसे फोस्टरिंग मदर या माँ बनाते हैं, तो उसको हम उस समय हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब ये हो गए, यहाँ तक देखा हमने जैसे ब्रीडिंग भी कैसे करवाना है, लेकिन प्रजनन के बारे में हम जानकारी लेंगे तो हमें हमारे सामने ज़्यादा एक समस्या आती है कि हमारा 100-150 बकरियों का भेड़ों का फार्म है, तो इसमें हमें एक साथ कैसे हीट में लानी है, क्योंकि हम एक साथ हीट में लाते हैं तो अपने जो बकरे पे भेड़ों पे जो खर्चा आता है वो भी अपना कम हो जाता है, और भेड़ों को बकरों को अपने फार्म पे रखना उसका भी हम अच्छी तरह से इसमें प्रबंधन कर सकते हैं। इससे हम क्या करेंगे, एक तो जो अपनी कॉस्ट लग रही है, जो भी अपनी कॉस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं और ज़्यादा जैसे मुनाफा अपने हो सकता है। तो इसमें एक होता है जैसे ओस्ट्रोसिन, जो भी जैसे हीट जो होती है इनमें उसको स्टिमुलेशन करना, यानी कि अलग अलग केमिकल जैसे हार्मोन होते हैं तो उसको देके हम उसको जो हीट में आने के लिए एक साथ हीट
में आने के लिए हम इसमें कोशिश करते हैं कि पूरे जो अपने भेड़ी बकरी हो जैसे एक साथ जैसे गर्मी में आए। एक होता है जैसे सिंक्रोनाइजेशन करना जिनका एक साथ ये आने के लिए जैसे। फिर एक होता है जैसे राम इफेक्ट, यानी कि जो अपना भेड़ा होता है उसको हम कई दिनों के लिए बाहर रखते हैं और एक साथ उसमें छोड़ देते हैं, तो इससे भी कई बार हो जाता है एक साथ गर्मी उसमें आ जाएगी, गर्मी में आ जाएगी। तो ये हमें कैसे करना है ये भी आपको बताऊंगा। फिर हार्मोनल मेथड्स होते हैं, हार्मोनल जो भी अपने हार्मोन है उसका हम इस्तेमाल करके अलग अलग हार्मोन्स आते हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोस्टाग्लैंडिन अल्फा बोल के एक नाम का हार्मोन आता है अपने, वो जैसे मेडिकल या वेटरनरी जो भी अपने वेटरनरी सेंटर होंगे वहाँ से भी हमें मिल सकते हैं। उनसे आप जैसे डॉक्टर के साथ जो भी पशु चिकित्सक है उनके साथ हम डिस्कस करके इसको भी अपने फार्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कई बार हो जाता है सही तरह से जैसे जो भी अपना बकरा जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे उसमें, तो कई बार हो सकता है कि जैसे इसमें सही समय से जैसे कई बार हो जाता है हीट में नहीं आ रही है, तो हमें जैसे क्या करना है इसमें जो भी अपना ये रहेगा, जो भी भेड़ा रहेगा जिसको हम वेसिक्टोमाइज बोलते हैं, जैसे उसके प्रजनन अंग को जैसे हमने ऑपरेशन करके निकाला हुआ होता है, तो हमें जैसे 10 दिन के लिए जैसे ब्रीडिंग के पहले जैसे अपना ब्रीडिंग का सीज़न जो भी प्रजनन जो काल जैसे चालू हो जाएगा, तो उसमें क्या करना है हमें 10 दिन से लेके जैसे 2 हफ्ते के लिए, यानी कि 14 दिन के समय हमें उसको अंदर छोड़ना है, अपने फार्म में है जो उसको अंदर छोड़ दो। और उसके बाद जैसे कई बार हो सकता है जैसे बकरों के लिए अलग कंपार्टमेंट बनाओ, जैसे बीच में जाली लगा दो, उस साइड बकरे रखो, इस साइड जैसे उस साइड भेड़े रखो, या इस साइड बकरी भेड़ी रख के, तो इससे भी क्या होगा उस कांटेक्ट होने की वजह से भी जैसे वो अलग अलग रहेंगे तो भी कई बार हो जाता है कि वो गर्मी में आएगी। इस पर भी अनुसंधान किया गया है। तो ये भी हम जैसे उनको एक साथ छोड़ने से अच्छा क्या कर लो, इनके लिए अलग अलग 2 कंपार्टमेंट बना दो और बस उसको एक दूसरे को देख पाए, जैसे उस साइड से जैसे बीच में जाली लगा दो, तो इससे भी अपने सही तरह से जैसे प्रजनन प्रबंधन हम उचित इसमें कर सकते हैं। एक होता है एक साथ हमें हीट में लानी है, जो भी अपनी भेड़ी है 100-150 का फार्म है, तो एक साथ कैसे हम इसको हीट में ला सकते हैं। तो हमें कोशिश करनी है इसमें जो भी है जैसे इसमें क्या होगा अपना जो रिड्यूसिंग, इसमें क्या है कॉस्ट जो लगती है अपनी आर्टिफिशियल जैसे इंसेमिनेशन हो या बकरा या भेड़ा रखने की जो भी कॉस्ट है उसको हम कम कर सकते हैं। एक साथ ये गर्मी में आएगी तो एक साथ हम इसको खिलाने का जैसे हाउसिंग का या हेल्थ का जो भी प्रबंधन है हम अच्छी तरह से इसमें कर सकते हैं। तो एक साथ जैसे हीट में लाने के लिए भी हम जैसे कुछ टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए हम एक तो होता है जैसे जो भी अपना भेड़ा रहेगा उसको जैसे अचानक जैसे उसमें अपने बाड़े में डाल दो, जैसे कुछ दिनों के लिए उसको अलग रखो और अचानक से फिर उसको जैसे अपने भेड़ बकरों के साथ जैसे भेड़ी के साथ अंदर रखो। तो इसको भी जैसे जो भी इससे क्या होगा, जो भी ज़्यादा जैसे बड़े टाइम के लिए हम बाहर रखेंगे और एक अचानक उसको इंट्रोड्यूस जैसे अपने फार्म पे करेंगे तो उससे भी ज़्यादातर जैसे भेड़ी रहेगी वो भी ज़्यादातर गर्मी में आएगी। तो ये भी हम जैसे टेक्निक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक होता है टेलीस्कोपिंग, यानी कि इसमें क्या करते हैं जो भी 2-3 महीने के लिए हम इनको जैसे अलग रखते हैं, 2-3 महीने के लिए अलग रखो इनको अपने भेड़े को, और फिर क्या कर लो जैसे कुछ जैसे सडन इसको अपने जैसे मैंने बताया कुछ दिनों बाद जैसे इसको तुरंत जैसे अपने उसमें इंट्रोड्यूस करो। तो इससे क्या हो जाएगा लगभग 70 से लेकर 80% जो भी अपनी भेड़ी रहेगी वो एक साथ गर्मी में आएगी। तो इससे भी हम अच्छा जैसे अच्छा प्रबंधन अपने फार्म पे कर सकते हैं। तो ये भी जैसे एक टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। एक जैसे हार्मोन की बात करेंगे, दवा देने की बात करेंगे, इसमें अलग अलग टाइप के हार्मोन आते हैं। दो इसमें हम यदि टीके लगवाते हैं, जैसे अपने जो भी पशु चिकित्सक होते हैं उनको उसके साथ यदि कई समस्या है तो उनके साथ आप डिस्कस करके उनसे बात करके उनको अपने फार्म पे बुला के आप उसके जैसे इंजेक्शन आते हैं तो हमें कुछ दिन के लिए जैसे प्रोजेस्टेरॉन है या अपना प्रोस्टाग्लैंडिन अल्फा बोल के एक दवा आती है तो उसका भी हम इस्तेमाल करके जैसे हम इनको जैसे हीट में आने के लिए, इससे भी हीट सिंक्रोनाइज करने के लिए भी हम इसमें मदद कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक बार हम जैसे इसका टीका लगाएंगे तो 14 दिन के अंदर ये लगभग गर्मी में आ जाएगी। जो भी अपना प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तो इसको हम लगाएंगे तो लगभग 14 दिन के अंदर पूरी जो भी अपनी भेड़ी रहेगी वो ज़्यादातर गर्मी में आ जाएगी। और द एनिमल जैसे इसमें बात करेंगे तो 3 दिन के अंदर जैसे हीट जैसे आएगी। उसके बाद जैसे हम बात करेंगे
तो 3 दिन के बाद ये गर्मी में आएगी। तो इस समय भी हम जैसे टीके लगवा के या उसका नेचुरल जैसे जो भी मैंने मेथड बताई तो उससे हम प्रजनन करके जैसे अच्छा प्रबंधन इसमें भी हम कर सकते हैं। एक जैसे इसमें 30 से 40% जो भी है ये लगभग इसमें आ जाएगी, गर्मी में आएगी। और जो दूसरी साइकिल आएगी, मान लो 17 दिन बाद दूसरी जो साइकिल आएगी 19 दिन बाद, तो लगभग ये 90% तक भी इसका जैसे सक्सेस रेट है। यानी कि सक्सेस रेट की बात करेंगे, जो सफलता का जैसे इसका रेट जो यदि हम देखेंगे तो लगभग 90% आपकी जो भी भेड़ी रहेगी वो गर्मी में आएगी। तो इसका भी हम जैसे इस्तेमाल अपने कर सकते हैं। इस टेक्निक का जैसे इसका रिसर्च किया गया है, अनुसंधान किया गया है इसका। तो आप पशु चिकित्सक को जैसे आप खुद मत लगाओ, पशु चिकित्सक को बोल के जैसे ऐसे है तो ये टेक्निक मैं अपने फार्म पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, तो उनके साथ आप डिस्कस करके ये इसको लगवा सकते हैं। वो इसमें कुछ नहीं होता, जैसे इंट्रामस्कुलर एक मसल में इंजेक्शन दिए गए, मसल की बात करते हैं तो अलग अलग जैसे हम इंजेक्शन देते हैं उनमें, तो इनको क्या करते हैं हम मसल में इंजेक्शन देते हैं। तो इसमें क्या होगा, लगभग जैसे 10 मिलीग्राम का हम जिसको डोज देना है और 10 दिन के बाद जैसे लगभग 10 दिन के बाद हमें इनको हिट में आ जाएगी। तो हमें कोशिश करना है जैसे इस जो टेक्निक है वैज्ञानिक जिसको हम बोलते हैं, तो इसको हमें इस्तेमाल करके एक अच्छा जैसे प्रजनन प्रबंधन अपने फार्म पे कर सकते हैं और जैसे काफ़ी अच्छा जैसे मुनाफा भी पैदा कर सकते हैं। अब ये होने के बाद ये सब कुछ जैसे हमने कर दिया, ब्रीडिंग का अच्छा प्रबंधन कर दिया, लेकिन कई बार हो जाता है हम गर्भावस्था जो होगी उसकी जो भी प्रेगनेंसी का समय होगा हम सही तरह से उसको डायग्नोज नहीं कर पाते। कई बार हो जाता है सब कुछ अच्छा चल रहा है आपका, पहले से आप उसको न्यूट्रिशन जो है पोषण अच्छा कर रहे हैं, ब्रीडिंग आपने अच्छा किया है, हाउसिंग भी अच्छा है, लेकिन कई बार हो जाता है हम कहीं डायग्नोस करने में कोई यानी कि डायग्नोस करने में कोई गलती करते हैं, तो उस समय हम उसको सही तरह से, क्योंकि उनका जो हम पोषण की बात करेंगे तो अलग समय पे अलग इनका जैसे न्यूट्रिशन की डिमांड होती है। जैसे हमने देखा है जो छोटा बच्चा होगा उनको हमें अलग टाइप का राशन जो होता है, भोजन होता है उसका, वो देना पड़ेगा। जो 6 महीने का होगा, 9 महीने का होगा, उनको हमने अलग देना पड़ेगा। तो इस समय हम गलती करते हैं। तो हमें जैसे जो भी गर्भावस्था जो भी है, प्रेग्नेंट है या नहीं है, उसका निदान हमें कैसे करना चाहिए। तो इसके लिए पहले तो है ऋतु चक्र की समाप्ति होगी। इसमें हमें पता है 17 दिन बाद, जैसे भेड़ की बात करेंगे 17 दिन बाद साइकिल में आएगी, बकरी की बात करेंगे 19 दिन बाद फिर साइकिल में आएगी। तो ये जो है ये समाप्त दिखेगी आपको। जैसे फिर से जैसे 19 एक बार प्रेग्नेंट रहेगी तो 19 दिन बाद आप देखोगे साइकिल में नहीं आएगी। तो ये जो सिम्टम्स मैंने बताए थे वो कहीं दिखेंगे नहीं। यदि प्रेग्नेंट रहेगी तो फिर 150 दिन के लिए 5 महीनों के लिए ये आपको कोई सिम्टम दिखाई नहीं देगा। तो इससे भी आपको पता चलेगा कि ये प्रेग्नेंट हो गई है। तो हमें इसका जो प्रेग्नेंट है उनका अच्छा प्रबंधन करना है, पोषण प्रबंधन इनको अच्छा देना चाहिए, उनको अलग करना है। कोई बीमारी का जैसे इनको कई बार हो जाता है, प्रेग्नेंट अपनी बकरी भेड़ी हो जाती है और हम बोलते हैं हमें उनका जो पेट के कीड़े मारने हैं, डिवॉर्मिंग करना है। तो हम गलती क्या करते हैं, जो प्रेग्नेंट है 2-3 महीने की प्रेग्नेंट है उसको भी ज़्यादा डोज देके, या कई बार ऐसी दवा होती है कि हमें वो जो भी अपनी बकरी है, भेड़ी है, उनको इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। यानी कि जो भी प्रेग्नेंट होगी, जो गाभिन होगी, तो हमें उसको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम गलती करते हैं और उसका टीका लगवाते हैं। तो फिर आगे जाके समस्या अपने लिए ज़्यादा खड़ी हो जाती है। तो हमें ध्यान देना चाहिए तो कौन सी टेक्निक है, हम उसको पहचान सकते हैं कि ये गर्भावस्था में है या नहीं है। फिर एक बात है, जैसे 3 महीने बाद आप देखोगे उसका पेट जैसे बड़ा दिखेगा आपको, और फिजिकली सिम्टम्स है 3 महीने 4 महीने बाद आपको पेट फूलता हुआ दिखेगा। इससे भी हम कई बार जैसे पता कर सकते हैं कि अपनी जो जानवर है, पशु है, वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। फिर एक रासायनिक परीक्षण की बात करते हैं हम, जैसे केमिकल टेस्ट होती है। इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा टेक्निक है। बेरियम क्लोराइड नाम की दवा आती है, आप कहीं भी वेटरनरी क्लिनिक होंगे, केमिकल की जो भी दुकान होगी, यहाँ आपको बेरियम क्लोराइड बोल के एक दवा मिलेगी। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं, जो आपको समस्या है उसके 5 मिली जो भी मूत्र है, और मान लो प्रेग्नेंट जो बकरी आपको लग रही है या भेड़ी लग रही है, उसका हमें मूत्र इकट्ठा करना है। नली में जो भी परीक्षा नली रहेगी उसमें उसका मूत्र ले लो, और उसमें जो 5 मिली जैसे बेरियम क्लोराइड 1% का ए बना दो, यानी 100 मिली पानी लेके उसमें 1 मिली बेरियम क्लोराइड डाल दो, ये 1% का बनेगा। और उसमें क्या कर लो, वो जैसे जो बेरियम क्लोराइड की दवा है उसमें डाल दो, जो मूत्र इकट्ठा किया है आपने उसमें डाल दो। और उसमें यदि झाग आएगा, आप देखोगे जैसे फोम जैसे बनता है, साबुन आप इस्तेमाल करोगे उसका सफ़ेद जैसे फोम बनेगा। तो यदि वो आ जाता है, उसमें झाग आ जाता है, तो हमें स्पष्ट हो जाएगा कि ये गर्भवती नहीं है, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं है। और यदि उसमें क्लियर आएगा सॉल्यूशन
जैसे एकदम नॉर्मल पानी जैसा दिखेगा आपको, तो इससे भी हमें पता चलेगा कि ये गर्भवती है और हमें इसका अच्छा प्रबंधन करना, मैनेजमेंट करना अपने लिए ज़रूरी है। सिंपल सा टेक्निक है, इसका सक्सेस रेट भी अच्छा है। तो हम भी एक सिंपल सा टेक्निक अपने फार्म पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है जैसे लेप्रोस्कोपी की बात करते हैं हम, ये जैसे ज़्यादातर लेबोरेटरी में होती है, ये अपने फील्ड लेवल पे काम की नहीं है, लेकिन लेप्रोस्कोपी ये भी टेक्निक होती है। हम 30वें और 70 दिन में इसका जैसे ये करके जैसे इस टेक्निक से पता करवा सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। फिर प्रोजेस्टेरॉन विश्लेषण की बात करेंगे। 30वें दिन पे हम जैसे लेवल टेस्ट चेक करते हैं इसके, प्रोजेस्टेरॉन जैसे ब्लड निकाल के लैब में भेज देते हैं। जैसे लैब होते हैं, जैसे मिट्टी परीक्षण होता है या फीड का जैसे न्यूट्रिएंट्स निकालने उसका परीक्षण करते हैं, तो वैसे भी ये सैंपल अपने लैब में भेज देते हैं। तो लैब से मात्रा जैसे 1.5 नैनोग्राम जैसे हम बोलते हैं, 1 मिली जैसे ब्लड सैंपल है अपना, 1.5 नैनोग्राम के ऊपर उसकी लेवल आ रही है, तो इससे भी हमें जैसे स्पष्ट हो जाएगा कि ये, इससे भी हमें ये पता कर सकते हैं प्रेग्नेंट है या नहीं। इसको हम बोलते हैं लैबोरेटरी जिनका विश्लेषण करना। और ये आजकल जैसे आपने देखा होगा अपने अनुसंधान संस्थान है, तो उन्होंने एक जैसे इसके लिए किट भी डेवलप किए हैं। जैसे गाय भैंस की बात करेंगे तो हम लगभग जैसे 18 या 19 या 20 दिन में ही अब पता कर सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो उसके लिए भी हम जैसे भेड़ बकरी में भी तो अभी इस्तेमाल नहीं हो रही है, लेकिन जैसे आशा है कि जल्द ही जैसे अपने अनुसंधान करके उसको भी वो डेवलप करेंगे और अपने पशुपालक है, भेड़ पालक है, उनको भी उससे काफ़ी हद तक जैसे फ़ायदा हो जाएगा उससे कि जैसे जल्दी काफ़ी, यानी कि ये अब आप देखोगे तो हम जैसे 3 महीने 4 महीने बाद पता कर सकते हैं, या कई बार हो जाता है हमें जल्दी पता करवाना है तो लगभग 20वें 25वें दिन में भी इसका जैसे हमें इस टेक्निक से